कॉलेज के बच्चे को पता होता है कि ड्रग किससे मिलना है, कितने का मिलना है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ से ड्रग आ रहा है। ऐसा क्यों है सर? ड्रग्स के मामले में बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी तक हमारे पास वो मेथड्स नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत लंबा काम है। आपके हिसाब से पूरे देश में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है? ऐसी डिफ़िकल्ट एरियाज जो इंडिया में हैं जहाँ पर के काम करना है और बिना उस नशे के, अफ़ीम के नशे के काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने लोकल लोगों को धीरे धीरे अफ़ीम की आदत डाली। और अफ़ीम तभी मिलती थी उन्हें जब वो काम करते थे। जो माफिया हैं दे गॉट टू नो कि आप हैं जो सब कुछ लीड कर रहे हैं। कभी ऑफर आया हो कि आप पैसे ले लो, जॉइन हैंड्स विद अस और केस को रफा दफा करो और ज़्यादा उड़ो मत? हकीकत यह है कि हमारी फिल्मों में जो पुलिस का डिपिक्शन है वो सच्चाई से बहुत अलग हटकर है। इस पॉडकास्ट OMG के जरिए एक अटेम्प्ट होता है टू चेंज द पर्सपेक्टिव, और आज अभी तक आपने किया शेयर, आई हैड अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट। सर कैसे हैं आप? मज़े में, फर्स्ट क्लास। मज़े में। इतने साल पुलिस में सर्व करने के बाद आज कैसे मज़े में है? इसलिए मज़े में हूँ कि मैंने पुलिस में सर्व किया। एक तो होती है हुकूमत करना और एक होता है वाकई सर्व करना। सर्व करने का मतलब ये है कि यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ द मोस्ट जब आप देखते हैं कि किसी को आपने रिलीफ पहुंचाया है। और पुलिस ऑफिसर का काम ही ये है कि कोई परेशानी में हो, कोई मुश्किल में हो, वो आपके पास आता है। वही लोग आते हैं जिनको वाकई कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो, तो अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़िंदगी भर ये सोचने के लिए एक बैकग्राउंड रहता है कि हमने उसके लिए अच्छा किया, फला किया। ये नहीं कि आप उन कैरेक्टर्स को याद रखते हैं, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन के ओवर द ईयर्स दैट यू वर सर्विंग इन द पुलिस, यू आर एक्चुअली डूइंग सर्विस। हमारे यहाँ जो सर्विस का कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो और सर्विसेज में लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या दे सकती है और हम सरकार से क्या ले सकते हैं और हम पब्लिक के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं कि नहीं। तो वो जो हुकूमत है वो पसंद नहीं है, मुझे सर्विस पसंद है, उनकी सेवा करना पसंद है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज़ वेरी रेयर सर, क्योंकि हम आम जनता जब देखते हैं पुलिस को, और अक्सर देखते हैं मूवीज़ के ज़रिए, जैसे दिखाया जाता है, चाहे वो अजय देवगन हो लाइक सिंघम में, या फिर सलमान खान हो किसी मूवी में। दैट इज़ द लार्जर पिक्चर शोन अबाउट द पुलिस। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर, द रियल लाइफ कॉप, जिन्होंने असली में वो चीज़ें देखी हैं जो हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं, वो हम कवर करना चाहेंगे। यू बीन एन ऑथर ऑफ 5 अमेजिंग बुक्स। उन 5 स्टोरीज़ को कवर करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। वो नहीं जो मीडिया में आया था, वो जो आपने खुद देखा था, महसूस किया था। करें सर स्टार्टिंग? ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि हकीकत यह है कि हमारी फिल्मों में जो पुलिस का डिपिक्शन है वो सच्चाई से बहुत अलग हटकर है। जहाँ पुलिस को नेगेटिव कैरेक्टर्स में दिखाना होता है वहाँ बहुत ही नेगेटिव दिखा देते हैं, उनमें हर बुराई आ जाती है। जब पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है, मान लीजिए हीरो जो है फिल्म का, वो अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो सब कुछ कर सकता है। आपने नाम लिया अजय देवगन का, तो इन लोगों को वो रोल्स मिलते हैं जिसमें एक कार उठा के फेंक देते हैं और आग में घुस जाते हैं और वो सब कर लेते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। राइट। तो एक तो ये एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम वो है कि पुलिस को इतना बुरा दिखा दिया जाता है कि उतने बुरे होते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मिक्स होता है, इस बीच में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने ये महसूस किया है कि एक पुलिस ऑफिसर जितनी सेवा करता है सोसाइटी की, मेरे ख्याल से और कोई सिविल सर्वेंट इतनी सेवा नहीं करता है। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पुलिस को वो मौका मिलता है करने का कि किसी के अगर मान लीजिए आग लग गई है तो एकदम उसकी मदद में कौन जाएगा? फायर सर्विस जाएगी, और फायर सर्विसेज पुलिस के अंडर रहती है। कई जगह पर नहीं होती है लेकिन ज़्यादा जगह होती है। इसी तरह से किसी घर में कोई गलत आदमी आ गया है, उसको जीवन का ख़तरा है, तो ऐसे में जबकि ज़िंदगी जाने का चांस है, तो अगर किसी से आपको कुछ कहना है तो नेचुरली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से तो कहेंगे आप। तो अगर ऐसा मौका मिलता है पुलिस को करने का, तो मुझे नहीं लगता कोई चूकता है इस चीज़ में।
इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, कोई भी समस्या होती है उसमें जाते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट है ये बात ज़रूर है कि सब लोग इक्वली लॉयल टू द सर्विस नहीं होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है हमारा जो कि ये करता है। मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस एक वाकई पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस है। बताइए कितने सर्विसेज में आपको ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स मिलेंगे जो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आजकल का जैसा बिल्कुल कड़कता हुआ जाड़ा हो, या कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, चौराहे पर खड़े होकर लोगों को गाड़ी के बारे में वो एडवाइस देता है ना, इज कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। आसान नहीं है, तो आसान नहीं है, और उसको सब गाली दे रहे हैं तब भी, और वो तब भी खड़ा हुआ सबकी मदद ही कर रहा है। तो ये बात अलग है कि उसकी कॉम्पिटेंस में आप डाउट कर सकते हैं कि इस लेवल तक कॉम्पिटेंट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी है, सब है, लेकिन तब भी वो खड़ा तो रहता है। जितने घंटे की ड्यूटी है उस पर हटता नहीं है, कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि हमारे ज़्यादातर लोग उस काम में जुट जाते हैं जिसके लिए वो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं। इस पॉडकास्ट OMG के ज़रिए हमारा एक अटेम्प्ट होता है टू चेंज द पर्सपेक्टिव, और आज अभी तक आपने किया शेयर, आई हैड अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट कि ओके हम पुलिस को कैसे देखते आ रहे हैं और कैसे देख सकते हैं। So officially welcome to OMG. Thank you. OMG. Thank you. Because we'll have a lot of OMG moments in this entire conversation. So that's how the name comes in OMG. तो चलिए बात करते हैं 1984 की। आपकी पहली पोस्टिंग बाराबंकी में हुई। वहाँ पे ड्रग का जो कार्टेल है, माफिया है, आप नए नए आए हैं, एक यंग पुलिस ऑफिसर को ये जिम्मा दिया जाता है कि जाओ और उन सबको साफ कर दो। व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड सर? देखिए ऐसा है कि एज एन इंडिपेंडेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके पहले वाली पोस्टिंग्स में देयर वाज अ बॉस लोकली हु वाज टेलिंग मी व्हाट टू डू। वो ज़्यादातर ऐसा था कि जो ऑर्डर होते थे उसके मुताबिक काम करते थे। यहाँ एक इंडिपेंडेंट काम करने का मौका था, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो बॉसेस थे, जो DGP थे उस वक्त, और जो होम सेक्रेटरी थे, और जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो और लोग थे, उन सब का एक ही बार बार मुझे निर्देश था कि भाई वहाँ पर बहुत बदनामी हो रही है, सरकार की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, पुलिस की भी, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बाराबंकी में डील करें और ख़त्म करें। तो एक तरह से तो ये फोकस हो गया था, गोल वाज सेट फ्रॉम डे वन के मुझे इसमें कुछ करना है। दूसरा ये कि मुझे ये मालूम था कि जो मेथड्स चले आ रहे थे उसके पहले वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। उसकी कई वजह थी, उनमें से एक वजह ये भी थी कि जो ऑफ्ट रिपीटेड मेथड्स होते हैं उसका वो तोड़ जानता है, क्रिमिनल जानता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरे हमारे जो इन्फॉर्मर्स हुआ करते थे, जो चले आ रहे थे, वो चिरपरिचित इन्फॉर्मर्स थे, तो उनमें से बहुत से लोग दोनों साइड से कर रहे थे, कभी उनसे ले लिया, कभी हमसे पैसा ले लिया। तो ये लोग बहुत डिपेंडेबल नहीं थे। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि इसमें पूरी नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो वो स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिला। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप कि पहली चीज़ जिन लोगों को नहीं पता है, क्या केस था बाराबंकी का? बाराबंकी में ओपियम की खेती होती है, अफ़ीम। और जो अफ़ीम की खेती की जाती है वो एक इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट के अंदर की जाती है। क्या मतलब है सर? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक समझौता हुआ 100 साल पहले शायद, जिसमें यह तय हुआ कि हमें ओपियम की ज़रूरत तो है क्योंकि उससे मेडिसिन्स बनती हैं, और उन मेडिसिन्स के बिना काम नहीं चल सकता। ज़्यादातर पेन रिलीफ करने की जो मेडिसिन्स होती हैं वो ओपियम से निकाली जाती हैं, यानी अफ़ीम से। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन इज़ वन ऑफ देम, और भी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक कोडीन होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सोचा गया कि कहीं ना कहीं तो हमें पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका नुकसान इतना है कि हर जगह हम अलाउ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जो जलवायु थी वो इसके लिए अच्छी थी,
कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे पड़ते हैं, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, थोड़ा सा राजस्थान में भी है, जहाँ पर कि बहुत अच्छी खेती हो जाती है इसकी। तो वो उसकी जलवायु ठीक होने की वजह से ये जगह ठीक थी, यहाँ पर पैदा होने लगा। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत ओपियम की खेती की थी। अंग्रेज़ों ने इसलिए की थी कि वो थे तो व्यापारी, उनको आधारभूत रिक्वायरमेंट पैसे की थी, तो उसके लिए उन्हें चाइना से ट्रेड करना था। और चाइना से ट्रेड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे, वो चाहे उनका चाइना वेयर हो या उनका सिल्क हो या इसी तरह के फाइन प्रोडक्ट्स जो होते थे, वो बहुत महंगे होते थे। और जो अंग्रेज़ व्यापारी जो यहाँ पर बेस्ड था इंडिया में, उसको ये प्रॉब्लम थी कि इतना पैसा कहाँ से लाया जाए और कि हम वो ले सकें जो चाइना में चीज़ अवेलेबल है, तो और गेनफुली ले सकें, उसको बेचें तो उससे कुछ फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, तो उसके लिए उनको करना पड़ रहा था। तो उन्होंने जस्ट टू लाइक ऐड अ पॉइंट ओवर हियर, उस ज़माने में द थिंग्स मेड फ्रॉम चाइना और मेड इन चाइना वर गुड, आज नहीं है, उस समय काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। चाइना में 2-3 तरह की चीज़ें, एक ही चीज़ मान लीजिए कोई स्पीकर है, एक स्पीकर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बनता है, एक स्पीकर फॉर द अदर कंट्रीज़ बनता है, और एक स्पीकर फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए बनता है, जो उनके लिए वैल्यूएबल है, वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगी ज़्यादातर। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जो अमेरिका के लिए बनता है, एक मिडलिंग क्वालिटी का होता है जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए बनता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए घटिया चीज़ बना देते हैं वो। तो हर जगह जितना उनको पेमेंट मिल सकता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उससे उतना पेमेंट नहीं मिल सकता, तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल गिर जाता है। तो जो आपने बात कही कि चाइना की चीज़ें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आईफोन भी तो बनता है, तो आईफोन तो दुनिया भर में अच्छा माना जाता है, और भी चीज़ें अच्छी जो बनती हैं वो कई वहाँ पर बनती हैं। तो मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि क्यों उस वक्त उनको पैसे की ज़रूरत थी, और उन्होंने उसके लिए क्या किया है। उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को अफीम का एडिक्ट बना दिया। किसको? चाइनीज़ को। ओके। इंडियंस को उन्होंने पहले ट्राई किया कि ऐसी डिफ़िकल्ट एरियाज़ जो इंडिया में हैं, जहाँ पर के काम करना है और बिना उस नशे के, अफीम के नशे के काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने लोकल लोगों को धीरे धीरे अफीम की आदत डाली। और अफीम तभी मिलती थी उन्हें जब वो काम करते थे, तो वो डिफ़िकल्ट काम जो अदरवाइज़ एक आदमी टेकअप नहीं करेगा, वो अफीम की वजह से कर लेता। अफीम का नशा ऐसा ही होता है कि उसके लिए कुछ भी करने को आदमी तैयार हो जाता है, इसीलिए अफीम बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फिर उन्होंने ये सोचा कि चाइना में भी ट्राई करते हैं, तो दे वर एबल टू डू इट इन चाइना इन अ वेरी बिग वे। और चीन एक ज़माने में अफीम के नशे से आइडेंटिफाई किया जाता था। एक लाइन है किसी शायर की कि चीन ए नशे अफ्यून के देरीना शिकार। इसका मतलब ये हुआ कि चीन, तुम जो कि अफीम के नशे के एक पुराने शिकार हो। दैट दिस लाइन इज़ देयर इन अ पर्टिकुलर नज़्म। तो जब ये इस तरह से चाइना को माना जाता है कि वो तो अफीम ची होते हैं, तो वो बनाने वाले उसमें बेसिकली अंग्रेज़ लोग थे। तो इसलिए बनाया कि वो अफीम पर इतना डिपेंडेंट हो जाए कि अफीम के बदले में उन लोगों को, तो वो अफीम देकर गोल्ड लेते थे, और गोल्ड देकर उन लोगों से वो सामान लेते थे जो उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ में सप्लाई करना होता था। That was the way. तो इस तरह से अफीम फैली। तो खैर उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जहाँ पर अफीम होती है, बाराबंकी, वहाँ मैं जब पोस्ट हुआ तो उसमें हम लोग जानते थे कि सारी अफीम जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैदा होती है, उसके बावजूद स्मगलिंग के लिए भी निकाल लेते थे वो लोग। पिलफरेज करने के तरीक़े थे, और पिलफरेज करने के तरीक़े समझना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह पिलफर करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब हमारा डिपार्टमेंट, एक पूरा डिपार्टमेंट इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, एक कमिश्नर हैं, नारकोटिक्स कमिश्नर, जो कि मध्य प्रदेश में बैठते हैं, उनके रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वही लाइसेंस देते थे, ये जो हमारे नारकोटिक्स कमिश्नर मध्य प्रदेश में थे, वो लाइसेंस देते थे। उस लाइसेंस का कई शर्तें होती थी। वो शर्तें ऐसी होती थी कि इतने एरिया में आप कर सकते हैं,
इतने एरिया में आपको इतना प्रोड्यूस करना होगा, वो प्रोड्यूस जो होगा आपका वो थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स बेचा जा सकता है। द गवर्नमेंट विल परचेज इट, इट विल सेल इट टू कंपनीज विच मेक द मेडिसिन्स। ओके, कि मेरे पास अगर इतना लैंड है तो उसमें सिर्फ इतना ही उपज होगा और वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा और कोई सोर्स नहीं है। लेकिन करते क्या थे वो, उसमें थोड़ी मिलीभगत गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की भी होती थी कि उस एरिया में दिखा दिया कि साहब कोई पाला पड़ गया या कोई ऐसी बीमारी लग गई फसल में कि ठीक से फसल हो नहीं पाई। वो एक्चुअली दिखाया जाता था कि अगर मान लीजिए 1 टन होनी है तो वो कहते थे नहीं 1 टन नहीं हो पाई, सिर्फ 90% हो पाई। तो वो 10% जो झूठा दिखाते थे नुकसान, वो पिलफर हो जाती थी। या कोई और तरीक़े ऐसे निकाले जाते थे कि साहब आग लग गई थी या कुछ, सम रीज़न दे विल शो कि साहब पूरा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस हो नहीं पाया इसलिए हमें कुछ, या ये है कि उसमें मिलावट कर देते थे वो। तो जो बेचते थे सरकार को वो मिली जुली बेचते थे कि उसमें बहुत प्योर नहीं होती थी और उसमें से वो निकाल लेते थे। तो वैसी बात है जैसे आपको अगर पेट्रोल के साथ कोई मिट्टी का तेल मिला के दे देगा तो वो पेट्रोल बचा लेगा ना, तो वैसे ही वो कर लेते थे। तो वो उसकी वजह से ये स्मगलिंग शुरू हुई। मुझे यकीन है कि शुरू में तो स्मॉल स्केल पे शुरू हुई होगी, लेकिन बाद में बहुत बड़े स्केल पे पहुंच गई थी। आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब व्हेन यू आर देयर इन दैट डिस्ट्रिक्ट एज द हेड, आपको दिख रहा है कि कुछ पिलफरेज हो रही है। हाँ, तो उसको डीकोड करना कि अच्छा कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि सर्टेनली कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे जिनकी परमिशन के थ्रू काम चल रहा है। बिल्कुल। सो नोइंग दिस हाउ डू यू फील कि मतलब मैं क्या कर दूं इनके खिलाफ कि दे आर लाइक सो अगेंस्ट द सिस्टम। इस किताब में मैंने लिखा है कि हमने पुलिस में क्या किया। पुलिस में आइडेंटिफाई किए वो लोग जो इस तरह से गड़बड़ कर रहे थे, उनको ऐसी जगह पे पोस्ट कर दिया जहाँ पर उनसे कोई इसका मतलब नहीं रह गया। ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए जिनमें हम विश्वास कर सकते थे। अपनी इंटेलिजेंस यूनिट्स में भी हमने ऐसे लोग स्पेशली ट्रेन किए जाने के लिए वो समझ सकें कि फ़र्क क्या है एक ओपीएम स्मगलिंग और ओपीएम के करेक्ट ट्रेड से, वो ट्रेड जो कि परमिसिबल है अंडर लॉ, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है। फिर उनसे ये भी पता लगाया गया, हमारी जो थाना लेवल इंटेलिजेंस थी, कि वो कौन लोग हैं जो कि एक तो सरगना है, सरगना के साथ काम करने वाले लोग हैं। फिर उससे एक लेवल और है जिसमें जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और लास्ट में वो आते हैं जो एक्चुअली छोटे छोटे अमाउंट्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दूसरा एक इसमें एस्पेक्ट ये था कि जो रॉ प्रोडक्शन है ओपीएम के पॉड्स का, वो होते हैं उसके पॉपी पॉड्स आपने देखे होंगे। उसी तरह के वो डंडी के ऊपर एक पॉड होता है, उसके अंदर वो होता है और उसमें चाक लगा दिया जाता है, उसमें से वो टपकता है। तो शुरू में तो सफ़ेद निकलता है, फिर बाद में काला पड़ जाता है, वो ओपीएम की शक्ल निकलती है। वो जो गोंद लिक्विड होगा गोंद जैसा वो समझ ओपीएम लीजिए, है। गोंद जैसा हो जाता है और फिर वो समझ लीजिए काले रंग का गुड़ होता है जैसा, वैसा हो जाता है। तो उसको वो लोग फिर किस तरह से वो फर्दर उसको मॉडिफाई कर रहे थे इनटू अ लोकली मेड मॉर्फिन। वो जो जिसको कि आमतौर पर हम लोग ड्रग्स का नाम दे देते हैं, वो ब्राउन शुगर कहलाता है, जो उस लेवल तक ले आते थे उसको अपने लोकल उसमें। वो ब्राउन शुगर बनाने के बाद फिर उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता था। वो 100 किलो में से 1 किलो ब्राउन शुगर निकला तो वो छोटा सा वॉल्यूम हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान था। अब वो उस 1 किलो को भी कई लोगों के बीच में बांट के बेचते थे। तो क्या कीमत थी सर इस उस टाइम पर जो कीमत थी वो 1 किलो की कीमत जो थी, अब मुझे ठीक से अगर मैं याद करूं तो शायद उसकी ऑफिशियल कीमत तो 100 रुपये के आसपास थी, यानी रिफाइंड जो अगर मान लीजिए आप। लेकिन जो ब्लैक मार्केट में बिकती थी दैट वाज समवेयर क्लोज टू 10,000 रुपीज़। तो इतना फ़र्क हो जाता उस था ज़माने में। दिस इज़ व्हाट 1984 86। तो इतना ज़्यादा रेशो में डिफरेंस था, इतना प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा था कि उसके लिए स्मगलर्स सारी रिस्क लेते थे और इतना पैसा उनके पास होता था कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको ख़रीद सकते थे।
तो उस चीज़ को अटैक करना था कि वो लोग इस चीज़ को जो एडवांटेज उठा रहे हैं वो ना उठा पाए। आपने बात की सर इन्फॉर्मर्स की, इनसाइडर्स की, उनको अपनी तरफ कैसे लेके आए? बिकॉज़ जो माफिया था ही हैड द मनी एंड आई बिलीव दे हैड मोर मनी जितना आप लोग पे कर सकते थे किसी भी इन्फॉर्मर को। तो एनी डे इन्फॉर्मर के पास एक इंसेंटिव है कि अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ तो मैं पैसा बना सकता हूँ। दिवस हम लोगों को ये समझ लीजिए एडवांटेज था इस मामले में कि हमें उन इन्फॉर्मर्स की मदद नहीं लेनी पड़ी जो आमतौर पर पहले से पुलिस यूज़ कर रही थी। मेरे पास कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आए नशे से रिलेटेड, जैसे कि उनके घर में कोई नशे, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, कोई खुद है जो नशे में पड़ गया। तो अगर नशे की तरफ वो आकर्षित हो गया है और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो मेरे पास आ रहा है अगर और अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसमें थोड़ा गिव एंड टेक ये था कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन साथ साथ ये बताओ तुमने कहाँ से ली, कहाँ कहाँ गए, किसने दी। तो वह एक नेटवर्क शुरू हुआ उनके बहुत लो लेवल से, लेकिन वंस यू नो कि उसको किसने बेची, इफ़ यू आर एबल टू टैप दैट पर्सन, फिर वो ये बताएगा उसने कहाँ से पाई, एंड सो ऑन यू विल रीच द टॉप ऑफ द चेन। तो दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू डू इट। कि हमारे पास जो लोग प्रॉब्लम लेके आते थे, इसमें मैंने एक लेडी का लिखा है गुरजीत, वो मेरे पास आई थी, करीब 19-20 साल की थी और सुबह के टाइम 6 बजे ऑफिस में आ गई थी वो। मेरा जो ऑफिस था 2 जगह था, एक तो घर के साथ ही होता है, वो कैंप ऑफिस कहलाता है, और एक ऑफिस दूसरा जो होता है। तो कैंप ऑफिस में वो सुबह 6 बजे से आई हुई थी और मैं 8 बजे बैठ के अपने वो मेल देखता था जो ओवरनाइट आती थी। मेल उस टाइम में वायरलेस मैसेजेस या कोई बाई हैंड किसी ने भेजा हो, कुछ किसी थाने से आया हो, कहीं टॉप से आया हो, वो सब पढ़ता था। तो बिटवीन 8 और 10 और 10 बजे मैं अपने उस ऑफिस में जाता था। तो मेरा ये इंस्ट्रक्शन था कि 8 और 10 बजे के बीच में, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, ये इंस्ट्रक्शन था। लेकिन ये लेडी सुबह 6 बजे से आई हुई थी एंड आई कुड हियर द साउंड ऑफ हर हाई हील शूज़ के टिक टक 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 आवाज़ आ रही थी बाहर से, वो चल रही थी और उससे उसके मूवमेंट से ये भी आइडिया हो रहा था कि बहुत परेशानी में है। तो फिर मैंने उसको बुलाया कि पूछा ये कौन है, बाहर कौन है? तो उसने बताया कि लेडी आई हुई सुबह 6 बजे से। मैं कह रहा था उससे कि मुझसे मिले, आपसे मिले वहाँ पर, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वो कहती है मुझे साहब से अभी मिलना है। तो मैंने कहा अच्छा भेज दो। तो उससे मिला, तो उसका नाम गुरजीत था। ये नाम बदले हुए हैं एक्चुअली किताब के लिए, क्योंकि असली नाम ने दे नहीं सकता था। तो गुरजीत ने मुझे जो कहानी बताई, उससे पता चला कि उसका हस्बैंड जो है वो ड्रग एडिक्ट हो गया पहले, फिर उसके बाद ड्रग्स वालों के लिए काम करने लगा। और ये हुआ कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, क्योंकि उसने सप्लाईज ले ली टू सेंड समवेयर एल्स। उन सप्लाईज का पैसा उसको देना था, वो पैसा उसके पास था नहीं, तो उसने अपने घर के बिजनेस बेचने शुरू किए। घर के बिजनेस बेचने शुरू किए। उसके पास चप्पलों की दुकान थी, वो उसने चप्पल की दुकान बेच दी और घर वालों को नहीं बताया। तो इस तरह की चीज़ें उसने शुरू की। एक दिन ये जो मेरे पास मिलने आई थी गुरजीत, ये ऊपर से नीचे तक जेवर पहने हुए थे। सुबह 6 बजे ऊपर नीचे तक जेवर पहने हुए थे, जितने जेवर कोई इंसान पहन सकता है इतने सब पहन रखे थे। बड़े महंगे वाले जो कपड़े आमतौर पर शादी वादी में जो लोग पहनते हैं, उस तरह के कपड़े पहने हुए थे, सच धज के। ऐसे सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे ऐसा लग रहा था किसी पार्टी में जा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्यों? कहते हैं मुझे डर है कि मेरा हस्बैंड ही चुरा लेगा। और मुझे ये मालूम पड़ा कि उसने मेरे जो ससुर और सास जो हैं उनके यहाँ चोरी की है। वो साथ में रहते थे, उनका कोई चेन चुराई इसने और शायद ससुर के पैसे भी चुराए हैं। उसके पीछे वही वजह थी कि उसको किसी ओपीएम वाले को पेमेंट करना था। तो ऐसा होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो ओपीएम का एडिक्ट हो गया है, फिर उसके मॉरल्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। उसको किसी भी हालत में ओपीएम चाहिए। और उसके अगर वो नहीं मिलती अफीम उसको, तो वो इतना परेशान हो जाता है कि कुछ भी कर सकता है उसके लिए।
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये काम करना बंद कर जाता है। अफीम के साथ, दिमाग बिल्कुल पलट जाता है। तो उसने जब ये सारी बातें बताई तो हमने कहा इसमें फिर तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपने हस्बैंड के थ्रू उन लोगों तक हम लोगों को पहुंचाया जिन्होंने ये सब शुरू किया था। तो इट टुक टाइम, धीरे धीरे हुआ, कई सर महीने। हाउ यंग वर यू? आई वॉज, दिस इज 1984, आई वॉज 32। ओह माय गॉड, लाइक फील्स लाइक ओह माय गॉड कि कितना मज़ा आ रहा होगा वहाँ पे, आप बिल्कुल यंग एक ऑफिस से वहाँ पे जा रहे हो। सो वो फियर नहीं आया सर कि सामने एक ड्रग माफिया है हु कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू? फियर ऑफ लाइफ आई थिंक आम आदमी के लिए होता है, बीइंग इन पुलिस आपको नहीं होता होगा बिकॉज यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट, बट स्टिल। नहीं, फियर तो हर एक को होता है, चाहे जो हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पूरा वो पहने हुए लोहे का बख्तर बंद है, आप बिल्कुल सिर्फ आँख के अलावा सब कुछ बंद है, तब भी गोली का डर तो लगता ही है। तब भी लगता है कि अगर कोई एक्सप्लोसिव है तो डर तो है ही। ऐसा कभी हुआ कि आप ऑन द फील्ड थे एंड दे गॉट टू नो कि पुलिस आ रही है आज एंड क्रॉस फायरिंग हुई हो? क्रॉस फायरिंग के बीच में रह चुका हूँ मैं, तो डर तो लगता ही है, डेफिनेटली डर लगता है। सर कितने मारे आपने? मैंने किसी एनकाउंटर में कभी किसी को नहीं मारा, सच्ची बात यह है। ना ही मैं फेक एनकाउंटर्स के फेवर में हूँ। तो खैर वो जो बात कर रहे थे आप, देखिए जितना यंग होता है आदमी उतना ही ज़्यादा आदर्शवादी होता है। धीरे धीरे समय के साथ आदर्श के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है वो। तो उस वक्त ये एक जुनून होता है कि ये काम करना है, ये सारी चीज़ें के डर रहे हैं, माफिया है, ये करा देगा वो करा देगा। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं की हो कोशिश, मरवाने की भी कोशिश की। मेरे घर में एक्सप्लोसिव प्लांट कराया उन्होंने। वो तो मेरे पास एक कुत्ता था, उसका नाम था शेरिफ। वो शेरिफ मेरे साथ सुबह टहलता था। हमारे घर में काफ़ी कंपाउंड था, खेती होती थी, तो एक तरफ एक बना हुआ था शेड जैसा जिसमें गाय का भूसा रखा जाता था। तो उस भूसे के पास जाके वो नॉर्मली वहाँ कभी जाता नहीं था। एक दिन वो मुझे करीब करीब ड्रैग करके ले जा रहा था वहाँ, और वहाँ गया और वहाँ भौंक रहा था, बराबर जाके भूसे के एक सर्टेन एरिया में भौंक रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया मामला क्या है। फिर मैंने सोचा कि इसको चेक करा लेते हैं। तो मैंने जो गार्ड में कांस्टेबल्स थे उनको बुलाया, मैंने कहा देखो क्या है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जब हिलाकर देखा तो नीचे में एक्सप्लोजिव लगे हुए थे। देन आई गॉट दी एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स और उन लोगों से उसको कराया। फिर और फर्दर जांच की गई तो पता लगा कि मेरे यहाँ जो खेती होती थी उसमें 2 लोग मजदूरी करने के लिए आए थे। वो एक्चुअली प्लांट कराए गए थे मेरे यहाँ माफिया की तरफ से, टू ब्लो मी अप। टू ब्लो मी अप, अगर घर के में मेरे कोई ब्लास्ट हो जाता तो बड़ा मुश्किल होता उसको वर्कआउट करना। तो वो उन्होंने कोशिश वहाँ से शुरू कर दी थी। तो वो पहली कोशिश नहीं, तो उसके पहले एक बार और जगह हो चुका था मेरे साथ। जब मैं बता रहा था 2 शिया सुन्नी, लखनऊ में एक प्रॉब्लम चलती रहती है, शिया और सुन्नी आपस में, दोनों मुस्लिम संप्रदाय हैं लेकिन इनके बीच में आपस में चलता है। तो समस्या रहती है, कई दिन कर्फ्यू लगाना पड़ता है। तो वो चल रही थी। मैं एएसपी था, बिल्कुल फर्स्ट पोस्टिंग। ये बात 84 से पहले की है? हाँ हाँ, अच्छा। 1979 की बात है। अच्छा। बिफोर माई प्रमोशन टू एसपी लेवल। आप लखनऊ में थे? मैं लखनऊ में था। वहाँ पर शिया सुन्नी राइट्स होते हैं, हर साल करीब करीब होते, तो वो हो रहे थे। तो उस बीच में 2 जगह से मेरे को बिल्डअप हो गया। मैं अपनी गश्त पे निकल रहा था तो मुझे शोर सुनाई दिया, तो मैं अपनी जीप से उतरा और अंदर गया। मैंने देखा अरे दोनों तरफ से लगे हुए, तो मैं उनके बीच में चला गया विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे साथ जो लोग थे, एक गनर था और 2 और पीएससी के कांस्टेबल से, वो मेरे पीछे पीछे नहीं आए थे। मैं मान के चल रहा था वो मेरे पीछे आ गए होंगे। तो फिर जब एक तरफ से गोली चली, और लकीली वो गोली एक देशी तमंचा जो कहलाता है, जो लोकली मेड रिवॉल्वर होता है, रिवॉल्वर तमंचा जिसको कहते हैं, वो उससे चलाई थी गोली। इसलिए उसकी पहुंच इतनी नहीं थी कि मुझ तक पहुंच पाए। लेकिन उसके छर्रे कुछ लोग जो मेरे पास खड़े थे उनको लग गए थे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई कौन है, तो उनमें से कोई नहीं आया था। तो फिर मैंने
समझा कि अब तो मैं फंस गया, लेकिन तब भी मेरे ड्राइवर ने ये सिचुएशन वहीं से देख ली थी कि ऐसा कुछ हो रहा है एएसपी साहब के साथ। तो उसने वायरलेस पे कंट्रोल रूम को बताया, तो उस एरिया का जो सर्कल ऑफिसर था उसने सुना, तो वो फोर्स लेकर वहाँ पहुँचा और उसने फिर कंटेन की सिचुएशन। लेकिन ये वही मैं कह रहा था, बचपन में थोड़ी सी वो काम कर बैठते हैं हम लोग जो कि बड़े होकर नहीं शायद करेंगे। अगर मैं मान लीजिए 10 साल बाद उसी जगह होता तो शायद मैं पहले फोर्स बुलाता फिर जाता, लेकिन इस केस में मैं पहले कूद पड़ा पहले मैं और उसके जाऊंगा। बाद सो दैट अभी तक आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज द एंटायर सीन द वे यू आर नरेटिंग इट, कि वाकई में मूवी चल रही है, कि वो बॉम्ब प्लांट होता है, वहाँ पे लाइक डॉग होता है, ही कैन लाइक स्निफ इट एंड देन एवरीथिंग इज हैपनिंग, कि 2 लोग भेजे गए टू लाइक प्लांट इट इज सो मच लाइक अ बॉलीवुड मूवी, यस, बट इट इज बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ थिंग्स जो आपने real देखी life. होती And है। actually, this book is going to be converted into a movie. Oh, wow. Or a website. अरे वाह, वेब सीरीज। वेब सीरीज, तो जो वेब सीरीज बनेगी इसकी, होपफुली उसमें इसको करेक्टली डिपिक्ट कर पाएंगे वो लोग। सो सर हु इज प्लेइंग आलोक लाल? They have not yet found the right actor. हाँ हाँ, so maybe so you can like go back and do it कि मैं ही करता हूँ, अपना किरदार निभाता हूँ मैं। I was just 30 then, so obviously I can't play that role anymore. इंटरेस्टिंग। तो फिर क्या हुआ सर, जो इन्फॉर्मर्स थे आपने, जो गुरजीत जी थे उनके थ्रू? तो गुरजीत ने तो बाद में हमारे एक ऑपरेशन में बड़ा अच्छा काम किया था, जो कि लखनऊ बेस्ड ऑपरेशन था हमारा, हमने बाराबंकी से किया था। शी बिकेम अ वेरी यूजफुल पर्सन टू गो टू फॉर सिचुएशंस लाइक दिस। उसने बहुत मदद की और अहमद से बहुत हिम्मत वाली थी। और बाद में ये हुआ कि वो हस्बैंड भी उनका काफ़ी सुधर गए, ठीक हो गए। और पहले तो 2 व्हीलर पे चलते थे, और बाय द टाइम आई मेट देम द नेक्स्ट टाइम अ फ्यू इयर्स लेटर दे हैड परचेज्ड अ मारुति। वाह। तो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुझे अपनी मारुति दिखाने आए थे कि सर हमने ख़रीद ली है। तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस ठीक हो गया, फिर सब चल गया। और उसे ही वॉज डी एडिक्टेड ऑल्सो। तो एडिक्शन से दूर कराना भी मैंने कोशिश की कि लोग करें। इसीलिए मैंने देहरादून आने के बाद भी ये काम कंटिन्यू रखा, जबकि मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो था नहीं, मैं तो आईजी हो चुका था। तो आईजी का तो ये काम जनरली होता नहीं, लेकिन मैं वहाँ जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, नियरली 200 स्कूल कॉलेजेस वर कवर्ड बाय मी, एंड आई कंडक्टेड वर्कशॉप्स to tell the youngsters, the students and teachers, administrators, principals and such कि क्या करना चाहिए इस समस्या से डील करने के लिए। आप देहरादून के बारे में जानते ही हैं, ये एक समस्या देहरादून में हो गई है ड्रग्स की। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग सब मिल के उस चीज़ को डील करें उससे, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रू सर, वुड लव टू कवर दैट एस्पेक्ट एज वेल, कि जहाँ पे जो ड्रग की समस्या वो कैसे बढ़ रही है। तो मैं क्यूरियस हूँ कि गुरजीत जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि कुछ गलत हो रहा है, बट उनमें हिम्मत नहीं आती है कि हम कैसे जाके पुलिस से बात करें। तो यू बीइंग इन द सिस्टम, आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि वो किस तरीके से पुलिस को अप्रोच करें? बिकॉज दे फील कि अरे बिना बात इसमें फंस जाएंगे, अपनी जान जाएगी। एक बात तो ये होती है दिवस के, बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि पुलिस इनसे मिली हुई है। कुछ हद तक, कुछ अंश तक हो सकता है ऐसे होते हैं लोग, लेकिन अगर आप किसी ऑफिसर को अप्रोच करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो बहुत सारे चांसेस इस बात के हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और वो ऑफिसर कुछ करेगा उस केस में। तो अगर ये मान के चला जाए कि वी कैन हैव ट्रस्ट इन द ऑफिसर एंड वी कैन अप्रोच, वन इज दिस। The other is that the officer should himself or herself ऐसा कंडक्ट करे जो कि देखने वालों को लगे कि ये हमारी बात सुनेगा। ये हमारे लिए ब्रिजेस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, पुलिस के लिए ख़ासतौर से, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा दूर रहने का रहता है कि भाई पुलिस से बचे रहो तो अच्छा। ये एक एटीट्यूड है, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, हाँ, ऐसा ना कहते हैं। दोस्त वकील से और पुलिस से ना दोस्ती वकील तो नहीं, अच्छी, चले पुलिस को बोलते हैं। और डॉक्टर को भी कहते हैं, डॉक्टर से ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। तो ठीक है, तीनों लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़रूरी काम करते हैं, सोसाइटी को न्याय दिलवाते हैं 2 लोग, और
एक जो है वो इलाज करते हैं, जान बचाते हैं। Yes. लेकिन तब भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए तो वो बहुत अच्छा है ना। इसी तरह पुलिस के पास ना जाना पड़े तो बहुत अच्छा है। और ये भी होता है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों, बचपन से ही बच्चों को एक, देखो अगर तुमने नहीं माना तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुमने नहीं माना तो पुलिस वाले को बुला लेंगे, पुलिस आ जाएगी, और तुमने नहीं माना तो फलां अंकल पुलिस पे जान दो, ये करा देंगे। तो ये वाली चीज़ें हमारे यहाँ एक तरह से बिल्डअप का हिस्सा बन जाती है। हमारी ज़िंदगी में पुलिस की इमेज हेल्पर की नहीं बन पाती है, फियर वाली बनती है। तो इसलिए मैं तो फियर ऑफ गॉड से भी एग्री नहीं करता हूँ, इस तरह फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग से भी एग्री नहीं करता हूँ। एट द एंड ऑफ इट पुलिस वाला वही ह्यूमन बीइंग है जो पुलिस वाला नहीं है, यानी सोसाइटी से निकलते हैं वो। कुछ लोग यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वाले हैं, कुछ लोग अदरवाइज हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो यूनिफॉर्म नहीं भी पहने हुए हैं उनको भी पुलिस का काम करना चाहिए, उनको अलर्ट रहना चाहिए कि कोई अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा गुरजीत का, अगर उसे मालूम है कि हो रहा है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये करे कुछ ऐसा जिससे चीज़ ख़त्म हो। whether she is getting a salary for doing this or not. अगर उसको इसकी चीज़ के लिए सरकार की तरफ से कोई जॉब नहीं मिला हुआ है तब भी क्या हुआ, ये जॉब सोसाइटी देती है आपको, सोसाइटी आपको जिम्मेदारियाँ देती है, सोसाइटी आपको जो भी प्रोटेक्शन देती है, आपका ख्याल रखती है, आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट करती है कि आप सोसाइटी को भी कुछ दें। उसमें से एक ये है कि आप ये जिम्मेदारी समझें कि अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, जैसे अफीम की कौन बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन जेब काट रहा है, कौन साइबर क्राइम कर रहा है, कौन हैकिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अगर ऐसी चीज़ जानकारी में आती है तो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको जानकारी है क्राइम की और आप नहीं बता रहे हैं किसी को, तो एक तरह से आप उस क्राइम को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो जिम्मेदारी उनकी होती है। आपकी किताब में सर हम पढ़ रहे थे कि एक क्रिकेट मैच का जिक्र किया गया है, वो मैच किस बारे में था, क्या कॉन्टेक्स्ट है सर? क्रिकेट मैच तो क्रिकेट के बारे में ही होता है, लेकिन हाँ कुछ हुआ था सर क्या हुआ था? उसकी बात करें जिसमें एमएलए साहब नाराज हो गए, वाह बताइए कौन नाराज हुआ, क्या हुआ? ऐसा हुआ कि उस दिन अच्छा खेल रहा था मैं, बॉल जो है मिडल ऑफ द बैट में आ रही थी और अच्छे रन बन रहे थे और मैच भी अच्छा चल रहा था। इतने में आ गए एमएलए साहब बाहर मिलने के लिए, तो मेरे पास खबर पहुंचाई, वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स थे उनके नाम नहीं लूँगा उनका, फला साहब आए हैं। तो मैंने कहा उनको बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं सोचा था आउट होकर चला जाऊँगा, तो वो जल्दी में थे, तो उन्होंने कहा नहीं इमीडिएटली बुलाओ। मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बाय द टाइम जब तक मैं आउट होकर बाहर गया तब तक वो जा चुके थे और पता लगा मुझे कि बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। मैं आया हूँ और ये मैच खेल रहे हैं शायद गलत था, वही बचपन की बात जो मैं कह रहा था कि बचपन में कई बार गलतियाँ भी हो जाती है। मुझे व्हेन आई लुक बैक एट इट, मुझे लगता है वो शायद ठीक नहीं था कि वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए, वो कोई समस्या लेकर आ सकते हैं, लार्जर पब्लिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे सुननी चाहिए थी। आई विल नाउ से दिस, आई विल एडमिट इट वाज माय मिस्टेक। लेकिन वो इतना खफा हो गए कि फिर वो गए और लखनऊ में हमारे डीजी से शिकायत की। डीजीपी साहब ने जो है उसमें जांच कराई, फिर मुझे बुलाया गया लखनऊ बाराबंकी बहुत नज़दीक है, 27 किलोमीटर का फासला है। बुलाया गया था, पेशी हो गई हमारी। तो JN चतुर्वेदी साहब जो हैं वो यूपी के सबसे जाने माने अधिकारियों में से एक रहे हैं, और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली भी, जो पहला कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली अपॉइंट हुए तो वही थे, ही वॉज द वन। बहुत काबिल ऑफिसर, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या बात है, आप एमएलए से मिलने के बजाय क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अब जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उनको, बट ही वॉज हैप्पी विद द वर्क आई वॉज डूइंग, ही वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट्स वी वर अचीविंग, स्पेशली ऑन द फ्रंट ऑफ ओपियम स्मगलिंग। सो दैट इज़ परहैप्स व्हाट सेव्ड मी। एंड उन्होंने कहा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। CM को भी समझा दिया, इस बीच में CM के पास भी चले गए थे।
सीएम नारायण तिवारी थे, नारायण दत्त तिवारी जो बाद में हाँ उत्तराखंड जी, के हाँ भी जी, बने थे, एनडी तिवारी जी। तो वो थे सीएम। तो उन्होंने भी एक इसमें लार्जर पिक्चर देखकर एमएलए को समझा दिया ठीक है कोई बात नहीं, यंग ऑफिसर हैं, हो जाता है ऐसा। तो इस तरह से बताओ। बट बैटिंग करते रहे फिर आप। सॉरी, आप बैटिंग करते रहे उसके बाद ऑन उसका द तो फील्ड बैटिंग ऑफ द करता फील्ड दोनों हाँ, जगह। बिल्कुल। आई वॉज नॉट गिवन आउट बाय द थर्ड अंपायर। दिस इज इंटरेस्टिंग। सर कभी ऐसा हुआ कि जो माफिया हैं दे गॉट टू नो कि आप हैं जो सब कुछ लीड कर रहे हैं, आपको मारने की कोशिश भी की गई, कभी ऑफर आया हो कि आप पैसे ले लो, जॉइन हैंड्स विद अस और केस को रफा दफा करो और ज़्यादा उड़ो मत, दिखाते हैं मूवीज़ में। वो बड़ा बड़ा ही एक यादगार पल है मेरे जीवन का, मैं कह सकता हूँ। रात को बजे होंगे 2 बजे होंगे, कुछ ऑड आवर्स थे जब मेरे पास, उस ज़माने में टेलीफोन ये वाले होते थे, पीएनटी वाले जो होते हैं, नंबर प्लीज टाइप के। तो 1984-86 वगैरह की बात है, तो उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन का तो सवाल ही नहीं था जी। और कोई इस तरह के कॉर्डलेस फ़ोन्स भी नहीं थे। तो वो फ़ोन ऐसे हुआ करते थे कि उसके लंबे लंबे तार होते थे। तो बाहर जो फ़ोन रिसीव करता था उस कांस्टेबल ने बजर दिया कि आप से कोई बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ की बात कर रहे हो, रात को 2 बजे कौन बात करेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा वो उनका ज़रूरी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़रूरी है सर। तो ठीक है, फिर गलती ना हो जाए बात कर लेते हैं। फिर से गए एमएलए साहब हो। कोई ऐसी कोई गलती ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। और ख़िदमत ऐसी है कि उस वक्त उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए ऑफ़र किए। 84-85 के आसपास। 6 लाख रुपए उस ज़माने में बहुत थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही आप जैसा हुक्म करते रहेंगे आगे भी आपकी खिदमत होती रहेगी। उसकी वजह ये थी कि उसी दिन उनका 4.5 क्विंटल ओपियम पकड़ा गया था। और 4.5 क्विंटल ओपियम उस ज़माने में भी करीब 50-60 लाख रुपए का था उनका उस ज़माने में। तो इसलिए उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी से ये छुड़वा लें, फिर 50-60 लाख रुपए की चीज़ छुड़वा रहे हैं, उसके लिए 6 लाख ज़्यादा नहीं है। तो वो उन्होंने ऑफ़र किया था। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर व्हेन समबडी मेड एन ऑफर लाइक दिस। एंड दैट वाज, वो एक बहुत ज़रूरी टाइम था कि मैं ये डिसीजन ले लूँ कि मैं इधर गिरूँ या इधर गिरूँ। आई एम ग्लैड कि मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं किसी तरफ गिरूँगा नहीं, मैं सीधा खड़ा रहूँगा। इस तरह से हुआ था। व्हाट गोज़ इन योर हेड सर? मतलब हम जो देखते हैं अगेन मूवीज़ में या फिर मीडिया के ज़रिए कि कई बार जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बहुत करप्ट हो जाते हैं, दे टेक अ साइड बिकॉज इट इज़ मोर ल्यूक्रेटिव। आपका उस बात पे अडिग रहना, व्हाट इज़ द माइंडसेट, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि एक तो कुछ संस्कार होते हैं कि आप किस परिवार से आते हैं, वहाँ पर क्या आपको क्या ट्रेनिंग दी गई है, आदर्श क्या आपको दिखाए गए हैं। दूसरा ये होता है कि आप खुद ही, आपके अंदर कुछ ऐसे जज्बात हैं जिसको आप बहुत अहमियत देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं कि वो पैसा उसके सामने कुछ नहीं है। तो उनमें से एक जज्बा ये भी था कि गलत काम नहीं करेंगे। और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा अच्छी तरह था कि ओपीएम की जो स्मगलिंग है उससे कितने हज़ारों और लाखों यंगस्टर्स को नुकसान होता है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। क्या मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहूँगा जो उसका चैनल है जिससे ये बर्बादी का जहर पहुँचता है लोगों तक? तो वो नहीं कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हमने बात की थी कि इन देहरादून या बात करें दिल्ली की, मुंबई की या फिर ऑल द मेट्रोपॉलिटन्स, ड्रग्स आराम से पहुंच चुका है। कॉलेज के बच्चे को पता होता है कि ड्रग किससे मिलना है, कितने का मिलना है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ से ड्रग आ रहा है। ऐसा क्यों है सर? बाकी आपके स्टेटमेंट सही है, पुलिस वालों को नहीं पता होता वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो उन्हें पुलिस पता वालों होता को है, पता होता है। है। तो यही बात है कि वो पुलिस वाले जिनको पता होता है और एक्शन सही नहीं लेते हैं, वो आदर्शों से घिरे हुए हैं और वो अपनी ट्रेनिंग भूल चुके हैं। अपने ड्यूटी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है
वो पूरा नहीं कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किसी भी सिटीज़न को हार्म ना पहुंचने पाए, वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग पुलिस में क्या, वो किसी भी सर्विस में रहने लायक नहीं है, वो भी क्रिमिनल्स हैं एकदम, उनको नहीं अलाउ करना चाहिए। Criminals in uniform. Yes, but luckily there are only a few. A much larger number, I'm glad to say, ऐसा नहीं है। एक कंसर्न होता है सर कि आजकल यंगस्टर्स को हैश और वीड, उनको ड्रग्स मानते ही नहीं है। दे थिंक दिस इज़ नॉर्मल, ये तो पार्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन है। जैसे उनके लिए शराब पीना नॉर्मल है, वैसे ही हैश और वीड लेना इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर कोई इंसान जाता है एम्स्टर्डम, जहाँ पे इन अ वे लीगल है टू कंज्यूम, तो वहाँ जाके भी दे आर ओके टॉकिंग अबाउट इट एंड दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन इन इंडिया एज वेल। तो ऐसा क्या है कि हमें इंडिया में इतना लिमिटेशन क्यों है? कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, इट इज़ अलाउड। देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लीगल हो जाती हैं उनके ऊपर कंट्रोल्स भी अच्छे हो जाते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ शराब। शराब जो हिंदुस्तान में अलाउड है पीने के लिए ज़्यादातर जगह पर, उस शराब के ऊपर कंट्रोल्स हैं, एक्साइज वाले उस पर ध्यान रखते हैं, पुलिस का भी ध्यान रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रहता है, सरकार नज़र रखती है कि शराब किस तरह से बिक रही है, उससे टैक्सेस भी सरकार लेती है। जो इलीगल चीज़ बिकती है उस पर कोई टैक्सेस नहीं होते हैं और उस पर सिर्फ बेईमानी होती है, तो उस पर कोई कंट्रोल्स उस तरह के ऑफिशियली नहीं लगाए जा सकते। अगर उसको लीगल मान लीजिए आप अगर किसी दुकान से शराब लेने जा रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप ये एश्योर्ड रहते हैं कि इस पर वो टेस्ट हो चुके हैं कि मैं इसको शराब मानकर ले सकता हूँ, सेफ है, ये सेफ है, क्योंकि ये सरकार के अधीन बिक रहा है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, उस लाइसेंस के बाद ये बिक रहा है। लेकिन बिना लाइसेंस के जो चीज़ बिक रही है उसमें तो किसी ने कंट्रोल कुछ किया नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें किस तरह के गलत चीज़ें मिली हुई हैं, उससे मुझे नुकसान क्या होगा। अब जैसे आप शराब की दुकान पे जाएंगे तो उसमें लीगल एज के ऊपर आप ख़रीद सकते हैं, उसके नीचे नहीं ख़रीद सकते। ये सारे रूल्स हैं, लेकिन वो रूल और चीज़ों के लिए तो नहीं है ना, ड्रग्स के लिए नहीं है। जो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है उसकी भी लिमिट होती है कि इस लिमिट तक नॉर्मलाइज हो गई है। शराब की भी ये बात है, शराब एक्सेसिव शराब तो आदमी को नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो अल्कोहलिक भी हो जाता है और वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। ड्रग्स के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इतनी हैश ले लूँ, इतना चरस गांजा ले लूँ, कोई बात नहीं है। बहुत से लोग अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव समझने लगते हैं कि मैं जब तक थोड़ा सा एक दो सुट्टे मार नहीं लेता हूँ तब तक मेरा पूरा क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं है। सिंगर्स अक्सर ऐसा करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स ड्रग्स की वजह से मरते हैं। आपने हर साल सुना होगा कुछ ना कुछ फेमस स्टार्स भी ड्रग्स की वजह से मर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं होती है, क्योंकि आप कब उसको एक्सीड कर जाए जिस लेवल पर आप समझ रहे हैं आप सेफ़ हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो सर अगर हमने इसको लीगलाइज कर दिया, कहते हैं ना कि जो चीज़ लाइक छुपी हुई है उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी है वो ज़्यादा होती है कि ये क्या चीज़ है, मुझे ट्राई करना है। बट अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, लीगलाइज है, सिस्टम के थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू है, और कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में ऐसा था भी, उसकी उपज होती थी और लीगल था सब कुछ, बट ऐसा क्यों है कि इंडिया में हमने उसको इलीगल बना दिया और बाहर के देश में इट इज़ स्टिल लीगल? ज़्यादातर देशों में इलीगल है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। उसकी वजह है कि जब भी आप किसी चीज़ को लीगल मान लेते हैं तो वो फिर धड़ल्ले से होने लगती है और कंट्रोल्स नहीं रह जाते हैं। जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रह जाता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर लीगल होगा तो उस पर वो सारे कंट्रोल्स होंगे कि आप इतनी ही बेच सकते हैं और ऐसी ही बेच सकते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी होगा, उसका बेचने का तरीक़ा का भी कंट्रोल होगा, उसके प्रोडक्शन का भी कंट्रोल होगा, उसको किस तरह चैनलाइज किया जाएगा, किन किन फॉर्म्स में बेचा जा सकता है, उसको लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फला फॉर्म में, डिका फॉर्म में,
उसके आप क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके क्या बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो सब चीज़ें जब ऑन पेपर होंगी, अबव बोर्ड होंगी, ऑन टेबल होंगी, तो उसमें कंट्रोल करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर वो सभी कुछ अपने देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर के शराब पीना मना है, प्रोहिबिशन है, जी। तो जहाँ पर शराब बंदी है जिन जगहों पर, वहाँ अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ पर 100 लोग या 200 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर वो शराब बनती है जो लोकली वो लोग किसी तरह बनाते हैं, तो उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए बनाने के लिए वो लीगल नहीं होते, या उनके स्मगल होकर शराब पहुँचती है। तो अगर कोई एक बोतल ले जा रहा है तो उसमें क्या क्या मिलाता है, वो उसको 10 बोतल बनाने के लिए, एक की दो, दो की चार बनाने के लिए किस तरह से वो उसमें दूसरी चीज़ें मिला मिला कर बेचता है, उससे क्या नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें। तो जहाँ पर के कंट्रोल है, जहाँ ऑफिशियल कंट्रोल है, जहाँ सरकारी तौर पर कंट्रोल हो रहा है, तो बहुत से ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जिनका एक काम है कि वो ये देखें कि ठीक हो। जहाँ पर वो कंट्रोल्स नहीं है वहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आपने पूछा कि अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? नहीं। शराब जैसे है, शराब लीगल है जिन एरियाज़ में, वहाँ भी शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से या जहरीली शराब से मौतें होती हैं। वो इसलिए कि जो शराब थ्रू दी प्रॉपर चैनल्स बिकती है, उससे सस्ती शराब कहीं से मिल रही है, और जिसको आदत पड़ गई शराब की वो कहीं से भी ले लेगा, उसके साथ भी नुकसान होता है। जहाँ लीगल है शराब, वहाँ भी तो लोग शराब की वजह से बीमार पड़ते हैं, एल्कोहलिज्म होता है या दूसरे स्टेजेस पर पहुँच जाते हैं, सिरोसिस और लिवर जैसी चीज़ हो जाती है, तो वो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन तब भी रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगर ये है कि मालूम है कि शराब से सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, तो देयर आर डॉक्टर्स हु आर अवेयर कि क्या करना है। ड्रग्स के मामले में बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी तक हमारे पास वो मेथड्स नहीं हैं कि हम किसी को ड्रग्स छुड़वाएं कैसे, ड्रग्स छुड़वाने के बाद उसको रिहेबिलिटेट कैसे करें, और ये भी इंश्योर करें कि वो वापस ड्रग्स की तरफ ना जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत लंबा काम है, और अक्सर फेलियर में होता है कि आप किसी को अगर ड्रग्स से निकाल भी लाएं, फर्स्ट स्टेप कि आपने ड्रग उसको सप्लाई करनी बंद करी है और उसको ड्रग से निकाल लिया, तो फिर उसको रिहेबिलिटेट करना है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हैं सब हैं। उसको फिर ऐसी जगह नौकरी दिलवाना या उसको किसी ऐसे काम धंधे पर लगा देना कि वो अपनी ज़िंदगी चला सके। लेकिन अक्सर ये होता है कि जैसे ही उसके पास पैसा आता है, वो पहली बार पैसा मिलने के बाद जाके ड्रग्स में खर्चा करता है और फिर वापस ड्रग्स में चला जाता है। इट्स अ लूप, एंड अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की एक रिकॉल बहुत ज़बरदस्त है। ड्रग्स का रिकॉल बहुत स्ट्रांग होता है। आपने अगर ड्रग्स के प्रति अपना वो कर दिया है, थोड़ा सा भी रुझान कर दिया है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप उससे निकल पाएँ। सर आगे बढ़ते हैं। 1984 से 1990 अब आप पहुंच चुके हैं कुछ और करने के लिए, विच इज़ कोड नेम स्टैलियन। यूपी में यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ मिलिटेंट, उसको मार गिराया आपने। मार्क स्टैलियन कौन है के साथ क्या हुआ ये तो किताब से पता लगेगा। बट कौन था मार्क स्टैलियन? मार्क स्टैलियन ऐसा था, देखिए 1990s में, अर्ली 1990s में, 1991 में जो खालिस्तानी मिलिटेंसी पंजाब में थी वो ख़त्म की तरफ थी। वहाँ पर KPS गिल वगैरह जैसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ पर मिलिटेंट्स भागने लगे वहाँ से। पंजाब छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने यूपी में जो तराई रीजन्स में जहाँ पर सिख फैमिलीज़ बसी हुई थी, तो सिखों की मदद से वो सोच रहे थे हम यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, जबकि यहाँ के सिख जो हैं वो उनको नहीं लेना चाह रहे थे। आमतौर पर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाला सिख था उसको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं था। ये लेकिन काफ़ी कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन सिखों की है इस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पीलीभीत है या दूसरे हैं, या हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी जो तराई के रीजन है उनमें काफ़ी सिख पॉपुलेशन है। तो इन लोगों से जाके इन्होंने सोचा कि हमें
कम से कम छुपने की जगह मिल जाएगी। पनाह मिल जाएगी। तो वो पहुँचे वहाँ पर, आए तो छुपने के इरादे से, लेकिन कुत्ते की दुम कब सीधी होती है। तो धीरे धीरे उन्हें वो हथियार भी आ गए उनके पास, और वो वही उसी काम में लग गए जो वहाँ पर करते थे, क्योंकि उनको वही काम आता था। और वहाँ पर प्रचार भी शुरू कर दिया उन्होंने, खालिस्तान, आज़ादी की मांग, फलां ढिका लोग। फिर उसके अलावा उन्होंने फिर घटनाएं ऐसी करनी शुरू की, पुलिस वालों को मारा, उन पब्लिक वालों को मारा जिन्होंने उनकी मदद नहीं की, या किसी को इसलिए मार दिया कि वो पुलिस का मुखबिर है, पुलिस को सूचना दे रहा है हमारी। तो सारी जो टेररिस्ट जो लोग काम करते हैं, टेररिस्ट जो घटनाएं करते हैं, उस तरह की घटना करने लगे। सिनेमा हॉल में ब्लास्ट करा दिया, किसी क्राउडेड जगह पर ब्लास्ट करा दिया, बाज़ार में। तो ये सारी घटनाएं जब करनी शुरू की तो वहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इस लोग जो आए थे उनमें कुछ वो नेता भी थे, उनके जो लीडर्स थे ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स। उनमें से एक ये मार्क स्टैलियन था। ये मार्क स्टैलियन की एक्टिविटीज़ न सिर्फ हमारे यहाँ थी, बल्कि उधम सिंह नगर वगैरह में सब जगह थी। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गया था ये जब मैं वहाँ पोस्टेड था पीलीभीत में। तो ही वॉज टारगेट नंबर 1 फॉर अस, बट देयर वर अदर्स ऑल्सो हु वर डूइंग द सेम थिंग्स। तो जाहिर है ये इसका नाम ज़्यादा था, और ये वहाँ के बहुत जनरल्स में, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स था, खालिस्तान जो फोर्स लड़ रहे थे उनके सो कॉल्ड, तो वो उसके जनरल में से एक था ये। तो बड़ी तो क्या हैसियत। आपको वहाँ पे लाइक भेजा गया था फॉर दिस मिशन, या फिर वहाँ पे आप मौजूद थे उस टाइम पे? आई वॉज पोस्टेड टू पीलीभीत। और पीलीभीत में अन्य समस्याओं के अलावा एक ये भी समस्या थी। तो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए कोई हिंड्रेंस थी फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड? कि कहीं ना कहीं तो एक इन्फ्लुएंस रहता ही है, हम आज भी देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो भी था, वो इस स्वीकार को करने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ खालिस्तान मिलिटेंसी शुरू हो गई है, मिलिटेंट हमारे यहाँ आ गए हैं। क्योंकि अगर वो ये स्वीकार करते तो वो दो चीज़ें होती, एक तो पब्लिक में उनकी ये होती कि साहब आपने क्या किया इतने दिन तक, कैसे आ गए, और दूसरी चीज़ ये होती कि फिर हम लोगों को वो रिसोर्सेज देने पड़ते जिनसे हम उनसे निपट सकते। वही रिसोर्सेज चले आ रहे थे जो एक आम अपराधी से निपटने के लिए होते हैं। वही राइफल्स, वही पुलिस कांस्टेबल्स जिनकी ट्रेनिंग टेररिस्ट से लड़ने के लिए नहीं हुई है, जिन्हें पता भी नहीं है टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उनका उद्देश्य क्या है और ये किस वजह से ये सब कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पता है। उन कांस्टेबल्स को खड़ा करके हम उनसे लड़वाएंगे? जब तक कि आपको दुश्मन की जानकारी नहीं है, आप दुश्मन से निपटेंगे कैसे? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग भी दें, ऐसे लोगों को रिक्रूट भी करें जो इस चीज़ को समझ के कर सकें। वो एक काम बहुत खर्चीला होता है और सरकार उस पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगाना नहीं चाह रही होगी। तो एक्नॉलेज करना कि हमारे प्रदेश में आ गया है, सरकार के लिए चुनौती है, और सरकार वो चुनौती पे क्या करेगी। जब इतनी बड़ी समस्या हम पंजाब में देख चुके थे, 88 से लेकर 87 से लेकर 1991 तक लगातार वहाँ पर टेररिज्म होता रहा, बहुत से लोग मारे गए हज़ारों की तादाद में। तो ऐसा लगता था कि अगर यूपी में भी एक बात ये ना, वो एक शतुरमुर्ग वाली कहते हैं कि वो बालों में अपना सिर घुसा लेता है अगर कोई ख़तरा आ रहा है। ये एक्चुअली होता नहीं, लेकिन ये एक कहावत है कि ख़तरा है, लेकिन उससे बचने का तरीका है कि सर अपना बालों में छुपा लो, जिससे दिखेगा नहीं कि ख़तरा है। तो ये वैसी बात है कि ख़तरा है, लेकिन मानने को हम तैयार नहीं है ख़तरा है। किसी को बीमारी हो जाए वो इलाज नहीं करा रहा, जब हम किसी को बताएंगे नहीं हम बीमार हैं, वैसी बात है। उस सिचुएशन में जब आपको दिख रहा है कि देयर इज़ अ थ्रेट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, व्हाट डू यू डू? मतलब आपके पास आर्म्स एम्युनिशन नहीं है, फिर भी उनसे फाइट करने जा रहे हो, और आपने किया भी। ऐसे में शायद सबसे बड़ी चीज़ जो काम करती है वो है हिम्मत, और अपने आप में ये विश्वास कि हम इस पर कुछ कर पाएंगे, और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको ट्रस्ट करना, और अपने रिसोर्सेज को बेस्ट
परफॉर्मेंस के लेवल पर लाना, जो कुछ भी है उसको, वही कोशिशें की गई हैं। उसमें भी पीलीभीत में भी बाराबंकी की तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाए, आप इस किताब में पढ़ेंगे तो पता लगेगा हमने रिसोर्सेज किस तरह से अपने एनहांस किए विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग एनी मनी ऑन इट। कैसे हम लोगों के लोग हमारे पास आने लगे और ये विश्वास होने लगा कि वो हम तक आएंगे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं तो बहुत सारे तो इसीलिए मार दिए जाते थे कि वो मुखबिर हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप विश्वास पैदा कर सकें आम जनता में, अपने फोर्स में। अपने फोर्स को भी तो ये आपको विश्वास दिलाना है कि नहीं, हम लोग लड़ सकते हैं उनसे, जो कुछ हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हो सकता है कुछ नुकसान हमें हो सकता है कि अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी करना पड़े, लेकिन काम तो करना ही है। ऐसा कभी हुआ कि कोई इनसाइडर था हु गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कि आप लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे आपको नहीं पहुँचना चाहिए था, विच वी सीन द मूवीज़, कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दी? ऐसा हुआ? होता है, पीलीभीत में तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी गुमराह करने के लिए। ये कानपुर की बात है कि गैंग ने ही अपना आदमी, हमारा इन्फॉर्मर जो था वो दोनों तरफ इन्फॉर्म कर रहा था, और उस टाइम पे फूलन देवी एक्टिव थी। तो हमें जो गाइड करके ले जा रहा था, फूलन देवी से एनकाउंटर हो जाता शायद उस रात में। तो हम लोग जिस इलाके में थे, हमारे एक बॉस भी थे, डीआईजी साहब भी साथ में थे, वीके जैन साहब। तो वीके जैन साहब थे, हम थे और ऑफिसर्स थे जो एक पर्टिकुलर जगह रात को पोजीशन लिए हुए थे। तो जो हमारा इन्फॉर्मर था उसने किया, तो वो हमारे लिए सिग्नल था कि पास में गैंग है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक नकली वाली खांसी आई, तो वो फिर उसने कहा कि आप लोग यहीं पड़े रहिए। हम लोग पड़े रहे और कुछ देर बाद कहता है वो गैंग चला गया। मुझे लगता है कि उसमें उसने उनको हमारी पोजीशन दी कि हम लोग कहाँ पर हैं, और शायद वो ये समझ रहे थे कि अगर उस दिन एनकाउंटर करेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस टीले पे हम ऊपर थे, वो नीचे थे। हम लोग बेहतर पोजीशन पे थे, रात थी, अंधेरा था, लेकिन चांद था, अच्छा खासा रोशनी कर रहा था। तो हम लोग ऊपर थे तो उनको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो ये आदमी हो सकता है वो दोनों तरफ से मिला हुआ हो, लगता है ऐसा है। वाह, नहीं मुझे अभी फील आ रही है कि एग्जैक्टली मूवी चल रही है सामने मेरे, लाइव चल रहा है सब कुछ। इंटरेस्टिंग। सो जो मिलिटेंसी है, इट इज़ अ प्रॉब्लम, सिर्फ उस टाइम की बात नहीं है, आज भी प्रॉब्लम है। कश्मीर में एफ्सपा लगा, उसके बावजूद भी चाहे झारखंड की बात करें, अभी भी मिलिटेंसी है। ये एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे या करेंगे? बिकॉज एज अ गवर्नमेंट दिल से नहीं 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 नहीं, सब कुछ सही है। कोई भी समस्या जो होती है, अगर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे समस्या है, तो इलाज कैसे करेंगे? और समस्या तो किसी न किसी रूप में आपके सामने आई जाती है, दिखती है, उसके एविडेंस होता है। तो अगर कहीं पर पुलिस फोर्सेस के ऊपर, पब्लिक के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और उसके पीछे रीजंस भी दिए जा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर आज़ाद कश्मीर की मांग की वजह से हो रहा है, कश्मीर की आज़ादी, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह की डिमांड्स को लेकर कोई कुछ कर रहा है, तो जाहिर है वो मिलिटेंसी है। तो अगर ऐसे फैक्ट सामने आपके आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है, तो आपका इलाज तो हो नहीं सकता फिर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक छुपाया जा सकता है ऐसा होना। अब जैसे आपने झारखंड की बात की, शायद छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आप कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जो एक्सट्रीमिज़म है, जो लेफ़्ट एक्सट्रीमिज़म कहलाता है, LWE, वो वहाँ पर काफ़ी था, अब भी कहीं कहीं हो जाता है कभी कभी। और वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए जो तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, तो उसको अगर हम डिसमिस कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का एक पार्ट है एजुकेशन क्या है, वहाँ पर उनके वे टू प्रोग्रेस क्या है, क्या जो वहाँ का आदिवासी है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मेथड्स अपनाए जाना चाहिए।
दूसरी चीज़ है कि अगर आदिवासियों को जाकर कोई एनजीओ है या कोई और ऐसी बॉडीज है जो वास्तव में उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए कि ये लोग तो वास्तव में उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाके गलत वजह से उनके पास पहुंचे हुए हैं, शायद वो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जंगल है, वहाँ टिम्बर है आपकी ज़मीन के अंदर, वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने अगर वहाँ पहुँचे हैं तो आप गलत तरीक़े से उनको यूज़ करना चाहेंगे। कुछ लोग जो पहले बहुत, मेरे ख़्याल से लॉन्ग टाइम अगो, वहाँ कन्वर्जन्स के लिए बहुत गए थे लोग, क्योंकि जैसे झारखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। वो इसलिए है कि वो आदिवासियों को यही एक रास्ता नज़र आया, क्योंकि किसी ने और जाकर उनको धर्म की शिक्षा ही नहीं दी। तो मिशनरीज तो हर जगह पहुँचे, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में अटरली ना जाने लायक जगह हो वहाँ भी पहुँच गए, क्योंकि वो दे वांटेड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ द गॉस्पेल, दे वांटेड टू टेक क्रिश्चियनिटी टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो उस यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ पर क्रिश्चियंस बना दिए। तो अगर क्रिश्चियंस उनका बनाया जाना, ये माना जा रहा है कि एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो गया है और इसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी बदल गई है, उसको अगर हम बहुत नेगेटिवली लेते हैं तो वो भी एक एस्पेक्ट माना जाएगा कि वो एरिया कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारे आदमी मतलब जो सरकारी लोग हैं वो पहुँचे, उनको कंट्रोल करें। लेकिन आदिवासियों की तरफ से ये सोचा जा सकता है कि जिस तरीके से हम लोग रहते आ रहे हैं, हमारे पुरखे रहते आ रहे हैं, हमारा भी एक कल्चर है, हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा रहने का तरीक़ा है, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं, मान लीजिए। तो उनको ये ज्ञान दिया जा सकता है कि नहीं नहीं, देखो तुम शहर में देखो लोग कितने अच्छी तरह रह रहे हैं, उनके पास कार भी है, सड़कें भी है, स्कूल भी है, ये भी है, वो भी है। उस तरह के प्रलोभन हो सकते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली किसी डेमोक्रेसी में ये सारी ज्ञान देने के बाद डिसीजन इंडिविजुअल का ही होना चाहिए, वो क्या करना चाहता है। इलीगल ना हो तो करे, अगर वो वहीं रहना चाहता है, उन्हीं कंडीशन में रहना चाहता है तो रहे, क्यों ज़बरदस्ती उसको कान पकड़ के चेंज किया। तो दिल्ली एनसीआर में जहाँ बैठे हैं अभी, जो मेड्स हैं दे कम फ्रॉम झारखंड। व्हेन वी केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देहरादून, हमें लगा कि यहाँ पे कल्चर कैसा है कि जो मेड्स वहाँ से आती हैं वो मेजरली क्रिश्चियन होती हैं। उनका नाम पूछो तो हिंदू नाम है, लेकिन जो उनका फेथ है वो क्रिश्चियनिटी है। जो उनके बच्चे हैं दे स्टडी इन अ क्रिश्चियन स्कूल, और जो उसकी फ़ीस है उनको वापस मिल जाती है 1 साल के बाद। तो एंटायर सिस्टम इज़ क्रिएटेड। एक तरफ से अच्छा है कि चलो उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य अच्छा हो रहा है। एंड एज यू राइटली सेड कि हम लोग नहीं पहुँचे वहाँ पे, तो जो मिशनरीज़ हैं वो वहाँ पे पहुँच गए। हम लोग नहीं और धर्मों के लोग नहीं पहुँचे। वेरी वेल पुट। और धर्मों के लोग नहीं पहुँचे, मिशनरीज़ वहाँ पहुँचे, इसीलिए दे फाउंड कि हाँ ये हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड वो वोट बैंक भी एक नज़रिया हो सकता है, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मेरे ख्याल से हम लोग उस रास्ते में निकल पड़े हैं जहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया है, क्योंकि वी आर टॉकिंग मोर ऑफ पॉलिटिक्स नाउ देन पुलिस। Okay, और come आपने back. मुझसे वादा किया था आप किताबों की बातें करेंगे। ऑलराइट सर, विल कम बैक। तो सर आगे बढ़ते हैं 1990, बिकॉज दिस बुक बहुत सारे लाइक सवाल हैं, बहुत सारे लाइक सीक्रेट्स हैं जो आप रिवील नहीं कर रहे हो अभी। इस आप किताब को पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे। डन। एपिसोड नंबर 2 में हम मुलाकात करेंगे आपसे, टू नो अबाउट हु वाज मार्क स्टैलियन। 1990 से आगे बढ़ते हैं 1992, 1992 6 दिसंबर को कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। आप वहीं पर थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। आप कहाँ पे थे? 6 दिसंबर 92 को मैं CID में DIG था। हाँ जी, लखनऊ में। But there is something about the Babri Masjid demolition and you. This perhaps you are referring to what happened in Kanpur afterwards. Yes. Actually, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था
उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में रिएक्शन हुआ था, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी रिएक्शन हुआ था। तो उसमें कुछ सिटीज़ ज़्यादा अफेक्टेड थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर पहले से थोड़ी सी हिस्ट्री रही थी हिंदू मुस्लिम टेंशन्स की। तो कानपुर जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर काफ़ी पहले से हिंदू मुस्लिम टेंशन्स चल रही थी। और उस समय ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सिटीज़ थी उनमें से एक कानपुर था। तो 1993 में मेरी पोस्टिंग कानपुर में हुई, इमीडिएटली आफ्टर दिस डिमोलिशन। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कंट्रोल करना था राइट को, क्योंकि वह राइट बहुत हुआ था 1992 दिसंबर की घटना के बाद। और कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही 254 लोग मारे गए थे। ये अखबार की न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स में निकली। मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 2000 के हैं और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। अनऑफिशियली कितने होंगे ये पता नहीं। नहीं, वो तो ओवर अ पीरियड पूरे बड़े रीजन की बात हो रही है। मैं कानपुर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो 250 लोग उसी सिटी में इसके रिएक्शन के तौर पर कहा जाता है मुस्लिम्स मारे गए थे। हिंदूज भी मरे थे उन राइट्स में। कितने मरे थे? शायद 27 या कुछ थे। तो कहना यह है कि वो राइट्स बहुत बड़े राइट्स थे। आग लगी थी जगह जगह, कई बिल्डिंग्स आग में थी, दुकानें और बाज़ार पूरे के पूरे, बहुत बुरा हाल था। उसके बाद मैं वहाँ गया था SDIG। तो वाइल आई वॉज पोस्टेड देयर SDIG, वहाँ पर एक घटना हो गई। एक काला बच्चा नाम के पॉलिटिकल लीडर थे। काला बच्चा उनको कहते थे। उनका असली नाम मुन्ना सोनकर था। तो मुन्ना सोनकर जो थे वो काला बच्चा इसलिए कहलाते थे कि उनके माँ बाप उनको प्यार से काला बच्चा कहते थे। अच्छा। क्योंकि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, प्यार में काला बच्चा कहा होगा। तो वो फिर वही नाम पड़ गया उनका। तो वहाँ पर पूरे कानपुर में वो काला बच्चा के नाम से जाने जाते थे। तो वो थे कौन? और वो BJP के एक लीडर थे, इलेक्शन लड़ चुके थे, पार्षद का इलेक्शन लड़ा था और शायद MLA का भी एक बार टिकट मिल चुका था, लेकिन जीते नहीं थे। और वो इसलिए भी विख्यात थे कि ये जो घटना हुई थी 6 दिसंबर वाली, उसके बाद जो रिएक्शंस हुए थे, तो कहा जा रहा है कि जो इतने सारे मुस्लिम्स गए थे उसमें, जो राइट्स हुए थे, उसमें इनका भी हाथ था। अब पता नहीं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, इसका मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ये सुनी सुनाई बात है, इसलिए मैं पूरी तरह जानता नहीं हूँ। लेकिन इनकी गिनती उन लोगों में होती थी जो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप में आए हैं क्योंकि इन्हें हिंदूज़ का रक्षक और मुस्लिम्स का विरोधी या ख़त्म करने वाला माना जाता था। BJP में आ गए थे और BJP के लिए टिकट मिलना था इनको अगले इलेक्शन में, ये बात चल रही थी। ये मारे गए। तो जब इनको मारा गया तो वो जिस जगह घटना हुई, इनके स्कूटर पे जा रहे थे, ब्लास्ट हुआ और ये मर गए। इनके जो पीछे बैठा हुआ था स्कूटर में वो बच गया और वो हमारा की विटनेस हो गया कि कैसे हुआ था ये। उसे किसने मारा था? तो पूरी हम लोगों ने विवेचना जब शुरू की थी तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि इनको मारने वाले कोई हिंदू ही थे और ये वो लोग थे जो बिज़नेस में इनके साथ जिनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। ये बिज़नेस अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करते थे इनकी फैमिली का, वो सुअर का था। सुअर का? सुअर के बाल, सुअर की खाल और सुअर का गोश्त, इन तीनों चीज़ों का बिज़नेस ये करते थे। तो ये करते ही बहुत लोग करते हैं। और सुअर के बाल से ब्रश बनते हैं, सुअर की खाल से चमड़े बनते हैं और सुअर की जो गोश्त होता है लोग खाते हैं। हड्डियाँ भी किसी काम से बिक जाती हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पर जैसे फार्मिंग होती है, कुछ लोग बोवाइन की फार्मिंग करते हैं। वेस्ट उधर न्यूजीलैंड वगैरह में तो आजकल सबसे बड़ा धंधा यही है कि वो फ्लैश बेचते हैं। तो फ्लैश के लिए वो ये उनके फार्म होते हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में गाय, सैकड़ों की संख्या में हिरन और सैकड़ों की संख्या में खरगोश, इस तरह के जानवर जिनका मीट खाया जाता है वो लोग करते हैं। ये हमारे यहाँ सिर्फ
इस तरह के बिज़नेस के लिए सुअर का ही बिज़नेस होता है। और आप अगर ये मानते हैं कि ब्रॉयलर्स भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग भी इसी तरह की चीज़ है। तो ये वहाँ पर होता है। वहाँ पर एक जो सोनकर कम्युनिटी है, जो मुन्ना सोनकर थे ना, ये करती है काम वहाँ पर। ट्रेडिशनल वर्क है, सैकड़ों साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये भी करते थे और काफ़ी सफल हो गए थे। और इन्होंने अपनी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना ली थी, जिसमें ख़ुद भी थे और वहाँ पर कुछ लोग और रहते थे। उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते थे। और कहा जाता है कि जब राइट्स होने लगे थे तो इन्होंने अपने जो इनकी बिल्डिंग के मुस्लिम से जितने भी, उनको सुरक्षित रखा, उनको पूरी रक्षा प्रदान की, पूरा ध्यान रखा उनका। तो मुस्लिम्स भी ये मानते थे कि ये हमारा रक्षक है, हिंदूज़ में ये मान्यता थी कि ये हमारा रक्षक है। तो इस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी तो थी। लेकिन ये पार्टी जो थी बीजेपी ने इसलिए लिया था कि 1992 के इंसिडेंट के बाद इनको ये देखा जा रहा था कि हिंदुओं के रक्षक हैं, तो इसलिए बीजेपी में चले गए थे। But why is he the highlight of the story? Highlight of the story because the reaction to his killing was very strong. ऐसा क्यों? बिकॉज उन्हें लगा कि हमारा जो लीडर है वो मर गया। हाँ बिल्कुल। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जिसके, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी आए थे इस घटना के बाद कानपुर में, कानपुर, और इनके दूसरे नेता आए थे। तो आप किताब अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था विद इन द सिटी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। हमारी विवेचना से ये निकल रहा था कि ये एक्चुअली बिजनेस की वजह से हुई थी घटना, लेकिन लोग इसको रंग देना चाहते थे कम्युनल। और जब कम्युनल रंग होता है इस तरह की हत्या का, एक वेल नोन व्यक्ति की हत्या होती है, तो उसका एकदम रिएक्शन पूरी सोसाइटी में होता है। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो कितना बड़ा रिएक्शन पूरे देश में हुआ था। ट्रू। तो ऐसा होता है। अ वाइल बैक आपने कहा था सर कि जो पुलिस वाले हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती टू फाइट अगेंस्ट अ टेररिस्ट, अ मिलिटेंट, है ना। ऐसे ही जो कम्युनल राइट्स होते हैं उनको हैंडल करना एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। वो कैसे किया जाता है? इसको फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स किस तरह डील करना है ये हम लोग बहुत बचपन से सीख लेते हैं, क्योंकि कम्युनल राइट्स होते आ रहे हैं बहुत सालों से, अब तो बहुत सदियाँ हो गई। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, वो एक नया एक्सपीरियंस था 80s में, 79-80 से शुरू हुआ। कश्मीर वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी हुई, ये इंसर्जेंसी वगैरह की सिचुएशंस नॉर्थ ईस्ट में होती रही। फिर ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, LWE जिसको कि नक्सलवाद भी कहते हैं, वो शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से देखते आ रहे थे और इनसे डील करते आ रहे थे, और इनकी ट्रेनिंग होने लगी थी। हमारे स्पेशल सेल बन गई थी जो इन चीज़ को डील करती थी। इनके बारे में कैसे इंटेलिजेंस गैदर करनी है वो सीखना शुरू कर दिया था। उनसे डील कैसे करना है, किस तरह के फोर्सेस होंगे, कौन जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये ओवर द ईयर्स हम सीख गए थे। इसी तरह से पंजाब पुलिस ने जब बहुत साल तक सिख मिलिटेंसी से डील किया, तो वो लोग भी सीख गए थे कि किस तरह करना है, और धीरे धीरे वो जीत गए थे। पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया कि इसको कंट्रोल कर लिया था। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ पैदा हुई थी। ना तो हम उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार थे, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही मैन पावर था, तैयारी नहीं थी। ये मतलब है। अब ऐसा नहीं है। आपने कहा तैयार, इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब होती है। अब लोगों को बताया जाता है, इसका पूरा सबक सिखाया जाता है, और कुछ लोगों को स्पेशलिस्ट भी बनाया जाता है। हम जो देखते हैं कि जो वाटर गन्स हैं, जो टीयर गैस है, वो सब ही होते हैं तरीके की मॉब को पीछे करने के लिए, या फिर कुछ और भी होता है? वो उसके लिए पूरी ड्रिल बनी हुई है कि आप उनको पहले वार्न करेंगे, फिर आप लाठी चार्ज करेंगे, फिर आप उनके ऊपर रबर बुलेट्स चला सकते हैं, वाटर कैनन्स चला सकते हैं, और अगर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है तो गोली चलाएंगे आप। तो ये सारी ड्रिल बनी हुई है, और उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं कि किस स्टेज पर जाकर
ऐसा लगने लगता है कि गोली चलाए बिना काम नहीं चलेगा, वो कैसे आता है और क्या वार्निंग्स दी जाती हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सभी सीख जाते हैं, क्योंकि पुलिस फोर्सेस जो हैं जिस चीज़ से डील करते हैं तो दे लर्न ऑन द जॉब, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। सर आयरॉनिकल है कि इंडिया में आज भी हम लोग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को दो अलग अलग भागों में देखते हैं, नॉट एज वन यूनिट। और जो उस समय हुआ 1992 में, फिर उसके 25 साल बाद जब फाइनली राम मंदिर जन्मभूमि का हुआ कि हाँ यहीं पे मंदिर बनेगा, इट्स मोर ऑफ एन इमोशन फॉर पीपल। बट एज अ पुलिस व्हाट यू सी हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, कितने लोगों की जब जाने जाती हैं, वे पीपल जस्ट टेक एन एक्शन विदाउट इवन थिंकिंग, हाउ डू यू लुक एट इट? मैं एक पिक्चर आपको देता हूँ किसी गांव की, जहाँ पर गोविंद चाचा भी रहते हैं और जुम्मन काका भी रहते हैं। गोविंद जो हैं वो काम करते हैं लोहे का, और जुम्मन जो है वो बैलगाड़ी बनाते हैं। मान लीजिए ना, बैलगाड़ी में लोहे के जो भी पुर्जे लगेंगे वो गोविंद बना कर दे देंगे, और वो बैलगाड़ी चलाने वाला हो सकता है कोई तीसरे धर्म का आदमी हो। उसी तरह से हर गांव में करीब करीब मिलजुल कर ऐसे ही काम होता है। किसी के पास कुछ काम है, किसी के पास कुछ काम है, लेकिन सब मिलकर एक प्रोड्यूस बनाते हैं। दिस हैज़ बीन द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब कभी भी दो गुटों में वैनमस्यता बढ़ाई गई है, बढ़ी है या बनी है, चाहे वो अंग्रेज़ों ने किया हो, चाहे किसी ने किया हो, किसी भी रूलर ने किया हो, किसी पॉलिटिशियन ने किया हो, किसी ने भी किया, वो कोई बहुत नेचुरल ग्रोथ नहीं है। अगर आपको किसी भी धर्म की ऐसी शिक्षा दी जाए कि आप उस धर्म के लिए बिल्कुल उसके योद्धा बन जाएं, भाई धर्म आपका पर्सनल एस्पेक्ट है, आपका पर्सनल चीज़ है। आप किसकी पूजा करते हैं, आप मस्जिद जाते हैं या मंदिर जाते हैं, गिरजा जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको जहाँ पर श्रद्धा है, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है तो जहाँ जाते हैं। आप भजन गाते हैं या नहीं गाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप पूजा करने का क्या तरीक़ा है आपका, क्या आप जलाभिषेक करते हैं, क्या आप पान के पत्ते पे सुपारी चिपका कर लगाते हैं, यानी आप क्या मेथड्स अपनाते हैं, क्या आप घंटी बजाते हैं पूजा करते वक्त, ये सब चीज़ें आपकी चॉइस है। आप किसी वजह से उसमें मानते हैं, वो करते हैं। आप अपने घर में ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरा आदमी अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है या मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, उनके बीच में लड़ाई कराने के लिए कारण पैदा किए जा सकते हैं। मैंने बहुत से राइट्स ऐसे देखे हैं, और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम राइट्स में मैंने ये देखा है, और यूपी में रहते हुए मैंने दर्जनों राइट्स देखे हैं, जिसके बेस में, जिसके मुख्य कारण ये है कि कोई कराना चाहता है वो राइट। इलेक्शंस के आसपास जाकर अक्सर होते हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये प्रश्न जो आपने उठाया है, ये बहुत क्लोजली राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिर वही कहूँगा कि मैं राजनीति की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिज्ञ इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर वो लोग बहुत ही खुले मन से, बहुत साफ विचारों से ये कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना बंद कर दें, तो हो सकता है। लेकिन ये वो देश है जहाँ गांधी जी भी इस चीज़ में फेल कर गए। गांधी जी की कोशिशें भी पूरी नहीं हो पाई, तो जब गांधी जी नहीं कर पाए तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे। कुछ उम्मीद जी, कुछ उम्मीद यंगस्टर्स से है। मैं जब देखता हूँ आजकल यंग लोग जो हैं, अपने जो शहर में हैं, वहाँ पर उनको कास्ट का पता नहीं रहता है कि मेरे साथ जो लड़का बैठा है उसकी कास्ट क्या है। गांव में इसकी बड़ी कॉन्शियसनेस पैदा कर दी जाती है कि ये फला जाति का है। आप शहर के रहने वाले हैं, आपको वहाँ पर इतना कभी आइडिया नहीं होता होगा कौन किस जाति का है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे हैं, वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सेकेंडरी मानने लगे हैं।
पहले बहुत प्राइमरी कंसर्न हुआ करता था लोगों का। तो यही एक उम्मीद है कि एजुकेशन फैलेगी, ज़्यादा लोग समझेंगे कि ये सब बातें कोई किसी के भले की नहीं है। आपको जो धर्म अपनाना है, जो रीतियाँ चलानी है, आप अपनाइए, लेकिन डोंट हार्म अदर्स, डोंट लेट अदर्स हार्म यू। देयर शुड बी सम वे ऑन विच यू मूव टुगेदर एंड देयर इज़ नो हार्म टू एनीवन। ऐसा तरीका निकाला जा सकता है। वैसे तो वॉर्स होती हैं, और वहाँ पर इज़राइल और पैलेस्टीनियंस की वॉर चल रही है, उधर यूक्रेन और रशिया की चल रही है। क्या हो रहा है? चला जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उनके, लेकिन बहुत सारे बाहर के लोग उस आग में हाथ सेक रहे हैं। तो जो लोग आर्म्स हथियार बनाते हैं, वो हथियार बेचने वालों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि हमारे हथियार खूब बिक रहे हैं। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो कि ज़्यादा लोग बीमार पड़ें, जिससे कि मैं दवा बनाता हूँ, मेरी दवा बिक जाए तो वही चाहेगा लोग बीमार पड़ें। सैड डे फॉर तो ह्यूमैनिटी। ये एक सैड चीज़ है कि जब इतनी बड़ी एक समस्या चल रही है, 2 वॉर चल रही हैं इस प्लेनेट पे, हमारे यूनाइटेड नेशंस जैसी एक बॉडी है जिसको पीस के लिए माना जाता है कि पीस करेगी, 2 वॉरिंग कंट्रीज़ के बीच में पीस ले आएगी, कहाँ ला पाते हैं वो लोग? बस अपील होती रहती है, अपील होती रहती है। और पीछे से यूएस जैसी कंट्री जो कि आर्मामेंट्स बनाती है, वही कहती है कि लड़ो मत, और वही आर्मामेंट्स देती है। वही जब नया प्रेसिडेंट आता है वहाँ पर वो ये वादा करता है कि मैं 20 ट्रिलियन डॉलर्स यूक्रेन को दूंगा लड़ने के लिए। तो जाहिर है कि लड़ने के लिए देगा तो वेपन्स तो उन्हीं से ख़रीदेगा ना वो, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली उन्हीं को होगा। तो कहना यह है कि जब तक के एक सच्ची भावना से काम नहीं किया जाएगा, तब तक तो बड़ा मुश्किल है कि शांति आएगी। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, किसी भी तरह के जातिवाद की वजह से परेशान हो लोग या लड़ रहे हैं किसी भी वजह से, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो भी अगेन 2 ट्राइब्स हैं, उनके बीच का है, मणिपुर में ना 2 ट्राइब्स हैं। तो अगर उनके बीच में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है तो निकालो भाई, लेकिन उसमें एक बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर आ जाता है कि इससे पॉलिटिक्स में किसको फ़ायदा होगा, पॉलिटिकली क्या है। तो अगर सारी चीज़ें उसी तरह से तोली जाने लगी कि पॉलिटिक्स में इसका क्या नुकसान और फ़ायदा है, तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज आई फील दैट द ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक इज़ गिवन बाय द यंगस्टर्स। उनके दिल में ये बातें कम है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? हम एज यंगस्टर्स, यूर एब्सोल्यूट राइट, हमें वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस जात से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है। आज की डेट में वो इंसान कैसा है वो मैटर करता है। एंड सर्टनली जो आपकी खुद की एजुकेशन है, जो आपके खुद के संस्कार हैं, आपको क्या फीड किया जा रहा है अपने पेरेंट्स के ज़रिए, बिकॉज पेरेंट्स शायद अभी भी उस कट्टरता के साथ ऑपरेट कर रहे हों, एंड दैट कैन पास ऑन कि नहीं बेटा यही सही है, तुम्हें नहीं पता, हम बता रहे हैं, हमने ये झेला है। एंड विच इज़ लाइक ट्रू ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि जिन्होंने झेला है, बट वो पास ऑन होना वो कितना जायज़ है, उस पर होता है सवाल एज अ यंगस्टर कि नहीं इसको मैं पास ऑन नहीं करूँगा। एक चीज़ सोशल मीडिया की भी है। सोशल मीडिया पे जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं सर। आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि ये जब हुआ था तब तो इतनी पुरानी घटना है कि हम में से बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि साइंस और कॉमर्स जैसी एजुकेशन में वो सेगमेंट नहीं आ पाता है जिसमें कि आप ही जान सके इतिहास में क्या हुआ। तो 1992 तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में माना जाएगा ना। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। सही हुआ या गलत हुआ उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन वो एक इतना बड़ा वाटरशेड है कि हिस्ट्री बिफोर दैट एंड हिस्ट्री आफ्टर दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। पॉलिटिक्स बिफोर दैट, पॉलिटिक्स आफ्टर दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर एंटायरली डिफरेंट। हर चीज़ का एक एटीट्यूड ही बदल गया। वो एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन हमारी एक किताब, हमने जो आप बात कर रहे थे अभी कानपुर वाली किताब, उसमें एक एडिटर थी, उसकी जो पहली एडिटर थी, उन्हें यही नहीं पता था 1992 में ये घटना हुई थी। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इतिहास को जानें। जो इतिहास को भूल जाता है वो आगे वही इतिहास दोहराता है, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए इतिहास से सबक लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सही बातें लोगों तक पहुँचें। गलत बात पहुँचती हैं तो उसका गलत रिएक्शन होता है, उसकी वजह से लोग गलत एक्शन लेते हैं, गलत काम करते हैं और ये समस्या बढ़ती चली जाती है। सर, इतिहास को जानना और उसे याद करना, कई बार आपके ज़ख्म हरे हो जाते हैं बार बार। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया आए, एंड व्हेन यू नो देयर बैक स्टोरीज़, उनका परिवार किस चीज़ से गुज़रा होगा, तो वो अगर भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाते हैं। ये बस सच है। भूलना ही एक उसमें पॉसिबिलिटी है कि भूलना ही एक ऑप्शन है। उसको याद करके उसका प्रतिकार, उसका रिएक्शन तो आप अब कर नहीं सकते, क्या कर लेंगे बट अब फिर आप? इतिहास को याद करना, इतिहास को उससे क्या याद करके सीखें फिर? आप मान लीजिए आप ये मानते हैं कि उस अनुभव का कोई इलाज है आज की तारीख में, तो ये है कि आप उसको भूल सकें। मेरी राय में तो यही है इलाज। लेकिन अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं तो क्या इसका ये इलाज है कि आप जाकर किसी को मार दें? नहीं, वो इलाज नहीं है। मतलब आप पूछ सकते हैं कि इसका इलाज क्या है। एक ऑप्शन है कि जाके उसको मार दो, वो इलाज है नहीं। दूसरा है कि ठीक है, आप समझदारी से काम लो और अपने आप को लिए समझाओ। खुद भी समझो और औरों को भी समझो। सर, इन योर एक्सपीरियंस, आपने यूपी में बहुत काम किया और कहते हैं कि इंडिया में यूपी डेडलीस्ट स्टेट में से आता है व्हेन इट कम्स टू द क्राइम एंड ऑल। आपके हिसाब से पूरे देश में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है? वो तो एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि कहाँ पर ज़्यादा क्राइम सर, है, इन कहाँ पर रियलिटी, कम। बिकॉज जो हम देखते हैं वो तो सबको पता है ऑन गूगल सर्च। इन योर एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड, कौन सी स्टेट है जहाँ पे लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है? मैं स्पेसिफिकली यूपी को नहीं पॉइंट आउट करूँगा कि ये सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है। जगह जगह कुछ पॉकेट्स हैं, बहुत क्राइम है। जैसे हमारे देहरादून के पास मुजफ्फरनगर का एरिया है, वहाँ बहुत क्राइम है। लेकिन पूरे यूपी में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक आती है बात दूसरे स्टेट्स की कंपैरेटिव, और स्टेट्स में भी वो पॉकेट्स हैं जहाँ क्राइम ज़्यादा है, तो दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। क्राइम जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हमारे रूलर के पास, जो भी है डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो भी गवर्नमेंट है, उसको एक इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमें क्राइम ख़त्म करना है। क्राइम ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक तो एजुकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरे, कुछ ऐसा न किया जाए जिससे क्रिमिनल्स को सपोर्ट मिले। जब कम्युनल राइट्स होते हैं, आप अगर मेरी किताब पढ़ेंगे उसमें निकलेगा कि कम्युनल राइट्स कराने के पीछे कई बार पॉलिटिशियंस का भी हाथ होता है, और वो लोग उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, उनको बचा के रखते हैं, जिनसे उन कम्युनल राइट्स कराने में मदद मिलती है। कम्युनल राइट्स क्रिमिनल्स का काम है, तो वो कराने के लिए कुछ पालने पड़ते हैं क्रिमिनल्स। तो वो जो क्रिमिनल्स पाले गए हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन भी मिलता है उस पॉलिटिकल लीडर का जिसने उसको पाल रखा है। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर कट इमेज दिमाग में होनी चाहिए, जो भी हमारा निज़ाम उस वक्त है, जो भी सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, कि हमें क्राइम को कंट्रोल करना ही है। तो उसमें हमें पुलिस को क्या रिसोर्सेज देने हैं, क्या वो लोग मॉडर्न रिसोर्सेज मांग रहे हैं, अगर मांग रहे हैं तो क्या क्या उसमें उपयुक्त है देने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट मैन पावर की क्या है, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड इन द लॉ ऑफ द लैंड, क्या लॉ में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, वो भी करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें समझ के भारत सरकार करती रहती है, प्रदेश सरकार करती रहती है, धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन वो क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकता। क्राइम तो होगा, वो तो एक दिमागी चीज़ है ना, दिमाग है वो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि वो क्राइम करेगा।
क्योंकि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको सोसाइटी आइडेंटिफाई करती है ये क्राइम है, ठीक है। उन चीज़ों को वो इसलिए करता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई वो करने का एक नज़रिया होता है, एक जज्बा होता है, एक तरीक़ा होता है अपनी ज़िंदगी जीने का। कुछ के लिए वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है, वो शायद माइंड का मेकअप अपने आप में क्रिमिनल होने का होता है। साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि द क्रिमिनल इज़ नॉट मेड ओवरनाइट, द क्रिमिनल इज़ बॉर्न, और वो उसके अंदर रहती है। तो आइडेंटिफाई दैट क्रिमिनल एट द राइट टाइम, बचपन में ही उसको उस रास्ते पे डाला जाए जहाँ पर वो सुधर सके, ये बहुत लंबे काम है, बहुत मुश्किल काम है, और उसके लिए एजुकेशन के लेवल पर हमें बहुत काम करना है। हम आम नागरिक को ये बता सकें कि क्राइम क्या है, क्राइम से कैसे बचना है, क्राइम के ख़िलाफ़ उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन में आनी चाहिए। आपने समाइंड की बात की थी एंड आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन आई केम अक्रॉस दिस फैंग्स ऑफ डेथ। व्हाट अ स्टोरी। एंड ऐसा असली में हुआ, मेक्स यू फील लाइक ऐसा भी होता है। इन ब्रीफ इफ़ यू कुड टेल ऑल ऑफ अस, क्या कहानी थी फैंग्स ऑफ डेथ? केरला में 2020 में क्या हुआ सर? फैंग्स ऑफ डेथ एक बहुत वेल नोन फैक्ट है, और ये केरला की स्टोरी है जैसा कि आपने कहा, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को स्नेक बाइट करा के मारा। आप जानते हैं केरला में स्नेक्स बहुत है, वहाँ पर स्नेक्स को वर्शिप किया जाता है, और स्नेक्स को मारना वहाँ बहुत बुरा माना जाता है। तो वहाँ स्नेक्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस आदमी ने स्नेक्स का इस्तेमाल एज अ वेपन किया और अपनी वाइफ को इसलिए मार दिया कि वो दहेज का लालची था। तो ये एक स्टोरी इसमें ऐसी है, और उसने एक बार नहीं 2 बार अटेम्प्ट किया। एक बार वो बच गई तो दोबारा उससे कटवाया। पहली बार वाइपर था, सेकंड टाइम कोबरा था। तो किस तरह से उसने सब किया इस किताब में है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल किताब की बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये केस जो वर्कआउट किया पुलिस ने, जब इनिशियली ये घटना पुलिस तक पहुंची तो लाइक यू एंड मी द रिएक्शन उसके तो सांप ने काट लिया, मर गई। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट दिस मैन ऑल्सो थॉट कि मैं मार दूंगा तो कुछ नहीं होना है, सांप ने काटा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने इसको जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया और जिस तरह से ये प्रूव किया, और जैसे कोर्ट के अंदर प्रूव होने के बाद उसको सज़ा भी मिल गई, अभी भी जेल में है, वो भी डबल इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब तक ये जिंदा है तब तक वहीं पर है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पुलिस का कि इस केस में जहाँ कोई एविडेंस मिलना इतना मुश्किल है, पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है उसको कौन देख रहा है, लेकिन करा और मार दिया। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की और पता लगा कि इस तरह के कुछ और भी केसेस हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हल्द्वानी में भी एक ऐसा केस हुआ जहाँ पर सांप से एक किसी महिला के कोई लवर थे, तो लवर के साथ मिलके उसने अपने पति को मार दिया सांप से कटवा के। यहाँ जो मुझे पढ़ने में आया कि द मर्डर वेपन had a mind of its own, which is like oh my god। क्योंककि आम तौर पे आपने पिस्तौल का इस्तेमाल किया, आपने चाकू का इस्तेमाल किया, या जो भी बोले खुरपी का इस्तेमाल किया, डन। यहाँ पे एक कोबरा का इस्तेमाल किया गया जिसका अपना माइंड है, इसका अपना माइंड है। Yes. How do you prove it? And the cobra was refusing. It was proved that it was a forcibly enveneration हुआ उसका, forcibly उसको जहर से कटवाया गया। ऐसा होता है? यही तो हुआ इसमें, और तभी तो वो पकड़ा गया। आप पढ़िए ना इसको, किताब को। वो जब अपने आप वो काटेगा तो उसका मुंह कितना खुलेगा और कितना बड़ा जख्म बनेगा, लेकिन अगर उसको फोर्स करके दबा के कटवाया जाएगा तो उसका मुंह ज़्यादा खुला। तो जो डिस्टेंस ऑफ उसमें फैंग्स था वो डिस्टेंस ज़्यादा था, उससे वर्कआउट किया गया कि फोर्स्ड, ये नेचुरल बाइट नहीं है।
तो ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन है ये। हेड्स ऑफ टू केरला पुलिस, हेड्स ऑफ। एट टाइम्स होता है फील कि ऐसे ऐसे केसेस डीकोड हो जाते हैं, बट जो बहुत ही बेसिक बेसिक केसेस होते हैं वो डीकोड नहीं होते हैं। सो डू यू फील दैट देयर इज सम अगेन इन्फ्लुएंस ऑफ समवन हु सेज कि नहीं नहीं इसको डीकोड करो? एग्जाम्पल के लिए जो कोलकाता में अभी हुआ रेप केस, वो अभी तक डीकोड नहीं हो पाया है जैसे होना चाहिए था। सो वी फील एट टाइम्स कि ये चीज़ इतनी एविडेंट है, द एंटायर कंट्री इज़ टॉकिंग अबाउट, स्टिल हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वेराज ये इतना कॉम्प्लेक्स केस जो है इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। इसीलिए तो किताब लिखी गई है। एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे जी कि सर। व्हाट हैज़ नॉट बीन डिकोडेड इन द कैलकाटा केस? ओके, आम आदमी के लिए होता है कि जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए, तो लगता है हमें कि वो सब नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, इसमें अपराधी पकड़ लिया गया था बहुत जल्दी, और वही एविडेंस कलेक्ट करने का काम वहाँ की कोलकाता पुलिस कर रही थी। फिर सीबीआई आ गई, सीबीआई ने फाइनली ये कहा कि वाकई सही बात है और जो इन लोगों ने जिसको पकड़ा है वही आदमी है, उसने अकेले किया है, और उसी के खिलाफ चार्जशीट लगाई। कहने का मतलब ये है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, इसका बहुत ज़्यादा खबर किसी अन्य कारण से इतनी बड़ी बनी। अफसोस की बात है कि ये हुआ, ये ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन आवर सोसाइटी दैट इट हैपेंड, और इसमें कस के एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसमें जो कुछ एक्शन पॉसिबल था वो हो रहा था और फाइनली हो गया है। अब उसके खिलाफ मुकदमा ही चल रहा है और कुछ नहीं होना। क्या रह गया मुझे नहीं पता क्या रह गया। भाई तो क्रिमिनल पकड़ लिया आपने, एविडेंस कलेक्ट कर ली, चार्जशीट कोर्ट में चली गई, अब और क्या चाहिए? अब कोर्ट डिसाइड करेगा। मे भी शायद आम जनता चाहती है कि कुछ एग्रेसिव हो, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया था। दिस इज व्हाट लाइक पीपल वांट, तो फिर वो आक्रोश होता है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। अग्री। और कौन डिसाइड करेगा कि अब ठीक है इनकाउंटर कर दो? उसी के लिए तो कोर्ट बना हुआ है कि इसको जान ले सकते हैं, इसको मार सकते हैं, या इसको सज़ा दे सकते हैं अलग तरह की। लेकिन अगर मैं एज अ पुलिस ऑफिसर ये डिसाइड कर लूँ कि ये आदमी बहुत बदमाश है, इसको मार देते हैं, इज़ दैट राइट? दैट इज़ नॉट राइट ना। तो इसीलिए मैं इसमें कहूँगा जब पब्लिक की कोई भी रिएक्शन हो, एक लॉजिकल और एक लेवल हेडेड डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एनकाउंटर तो अगर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में एनकाउंटर होता है अलग बात है, लेकिन वी नो दैट वी हैव गॉट द पर्सन इन आवर कस्टडी और हमें मालूम है कि इसके खिलाफ केस चार्जशीट हो चुका है, तो अब किसका एनकाउंटर करेंगे? आउट हियर वी सिंपली से कि चलो वो एक क्रिमिनल था, डन, वायलेंस हुआ, माना। आपने एक जगह कहा कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, विच शुक मी। आई वाज लाइक आई नेवर थॉट फ्रॉम दिस लेंस। ये गांधी जी ने कहा है। बट आपने कहीं शायद कोट भी किया, ये भी कहा आपने कि इट्स वुंड्स रन डीप एज दे वायलेट बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। यस। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई आदमी डिप्राइव्ड है, उसको नहीं मिल रहा है, और वो समझता है कि ये पॉसिबल है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको तो वो भी कुछ कर सकता है, गरीबी अपनी ओवरकम कर सकता है, तो ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिलवाई जाए। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं मिल पाती हैं, वो सरकार को हर 5 साल में वोट देकर इलेक्ट करता है इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा। इसीलिए इसको एक तरह का वायलेंस कहा जा सकता है कि उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वायलेट हो रही हैं। दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, बिकॉज आप क्रिएट करते हैं एक ऐसा इंसान जो कि अपनी गरीबी की वजह से बाकी सबका एक तरह से मानसिक तौर पे दुश्मन बन जाता है। तो वो क्या कर सकता है उस मानसिक स्थिति में, वो बात है। सो ट्रू। अधिकतर तौर पे देखा गया है कि जो इंसान बहुत ही गरीब है वो ही कुछ ऐसे मेजर्स लेता है, ऐसे पाथ को चूज़ करता है टू डू समथिंग फॉर हिज फैमिली। अब यहाँ पे जो मॉरल ग्राउंड्स हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं, किसी ने चोरी करी,
बट वो चोरी करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? नोबडी वुड क्वेश्चन दैट एब्सोल्युटली। कि घर में उसकी क्या स्थिति थी कि उसको ये रास्ता चुनना पड़ा कि अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए ही वॉज रेडी, एंड तब जाके ही टुक दिस मेजर. एज पर सम फैक्ट्स इंडिया 2-3 एक सोर्सेज थी, 71 या 83 इस नंबर पे आता है द क्राइम रेट के हिसाब से कि अक्रॉस द वर्ल्ड वेनेजुएला नंबर 1 पे था और इंडिया 70s या 80s की रैंक में था. साउथ अफ्रीका को रेप कैपिटल माना जाता है जहाँ पे इतना रेप्स होते हैं. सो डू यू अगेन फील दैट इट इज़ ऑलवेज अबाउट द पॉवर्टी, या फिर कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि उनको नहीं आता समझ? मतलब हाउ डज इट वर्क? जो क्रिमिनल्स हैं, यू हैव सीन देम वेरी क्लोजली, तो आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि उनकी सोच वो आती कैसी है? व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस? एक तो जो मैं कह रहा था अभी कि वो इसलिए क्राइम होते हैं कि वांट है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वो बेसिक सर्वाइवल, पेट नहीं भर सकते. माना. दूसरा, एक क्रिमिनल माइंड होता है. कुछ लोग पैदा होते हैं उस पर्टिकुलर मेकअप के साथ कि वो क्राइम करेंगे. हर एक आदमी क्राइम नहीं कर सकता. जस्ट एज हर एक आदमी एल्कोहलिक नहीं हो सकता. अल्कोहल बहुत लोग पीते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही लोग एल्कोहलिक होते हैं. तो यानी वो डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग एन एल्कोहलिक, वो अलग अलग स्टेजेस हैं. इसी तरह से एक आदमी क्राइम करने के बारे में सोच सकता है, दिमाग में क्राइम का आइडिया आ सकता है, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि वो जाकर एक्चुअली उसको करना चाहेंगे, करेंगे? तो ये दिमागी मेकअप का उस लेवल पर होना ज़रूरी है. ये तो क्राइम नहीं, हर काम के लिए कहा जा सकता है कि आप प्लान बहुत बड़े बड़े बनाते हैं. आप ये प्लान बना लेके मैं किताब लिखूँगा, और सोचते रहते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं. इसी तरह से मैं क्राइम करूँगा, मैं सोचता रहता हूँ मैं क्राइम कैसे करूँगा, मैं बैंक डकैती कैसे करूँगा, वो सब मैंने सोच रखा है. या मैं अब साइबर अपराध कर लूँगा, उसमें तो पकड़े जाने के चांसेस भी कम है. लेकिन अगर कोई टेक्निकली कर भी सकता है, उसको नॉलेज भी है, वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है और उसको बहुत अच्छी नॉलेज है पूरे साइबर वर्ल्ड की, लेकिन तब भी वो क्राइम नहीं करेगा. लेकिन दूसरा आदमी क्राइम करने के लिए ही ये सब सीखेगा. तो मेरे ख्याल से बेसिकली तो ये एटीट्यूडनल बात है कि कोई क्राइम करता है, कोई नहीं करता है. सोसाइटी के अंदर क्राइम के जो कारण बनते हैं वो जुल्म भी होता है. कुछ लोग किसी पर जुल्म करते हैं और वो दबता रहता है, और एक मौका ऐसा आता है कि वो रिएक्ट करता है. बदला लेने के लिए. ऐसी सोसाइटी जो अनइक्वल है, जो जिसमें फ्यूडलिज्म ज़्यादा है, जिसमें ऊंच नीच बहुत है, वहाँ पर भी जो जिसको दबाया जाता है, जो जिसको हमेशा नीचा रखा जाता है, उसको ड्यू नहीं मिलता सोसाइटी की तरफ से, वो अपने एक दिन अधिकार मांगने के लिए भी क्राइम कर सकता है, जिसको हम क्राइम कहते हैं. सो क्या ये कहना है सही कि एक इंसान जो बहुत गरीब है, उसने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई चोरी करी, बहुत बेसिक सी बात है कि चोरी करी, कोर्ट की नज़र में या लॉ की नज़र में तो गलत है, लॉ ब्रेक किया उसने, लॉ ब्रेक किया. क्या कोर्ट या कभी लॉ ये चीज़ चेक करेगा कि उसने किन कंडीशंस में किया? क्योंकि फिर तो हर कोई अपना अपना रीज़न ले आएगा. अब इस बात को मेरा पता है, अच्छा ही है कि कोर्ट इस चीज़ में नहीं जाता, क्योंकि फिर तो बहुत सारी चीज़ें उसको मुश्किल हो जाएगा ये तय करना है कि सही है गलत. राइट. तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट को इन चीज़ों में जाना चाहिए. कोर्ट का काम प्योरली जो रिटन लॉ है, जो लॉ की स्पिरिट है, उसको समझते हुए, और स्ट्रिक्टली जो लॉ का वर्ड ऑफ लॉ है, जो हमारी किताब में लिखा है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए. So as a takeaway from this conversation, I feel कि एज अ सोसाइटी हम लोग कितने सेंसिटिव हैं उन लोगों के प्रति जो कि इतने प्रिविलेज नहीं हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर देखते हैं कि जो घरों में मेड्स होती हैं वो चोरी करती हैं. हर कोई नहीं करता, बट कुछ करती हैं. अगेन बिकॉज शायद वो मेम साहब की जो ड्रॉर है, वहाँ जो लिपस्टिक रखी हुई है, उसे कभी नहीं मिली,
उसकी एक इच्छा है कि मुझे मिल जाए, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ मैं साहब, या फिर उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कुछ भी चीज़ उनको मिल जाए किसी भी लिए घर से। अगर हम उनका बहुत ध्यान रखें, उनका, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, तो कहीं ना कहीं जो उनका लेवल ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा और उनको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द ओनली वे आउट, क्योंकि फिर तो दे विल रॉब यू ऑफ थिंग्स, दिस देखिए, इज़ वन एक वे ऑफ बात डूइंग इट। दिवस एक बात ध्यान रखिए इसमें, जी कि चोरी करने वाली जो मेड है, दैट इज वन इन अ फ्यू हंड्रेड। जी इसका मतलब ये है कि देर आर हंड्रेड्स हु डोंट डू इट। बिल्कुल। तो जो कर रही है उसका एटीट्यूड है, उसके दिमाग में वो, उसकी जो वायरिंग है वो इस तरह की है कि वो कर सकती है वो, और बाकी जो हैं सैकड़ों वो नहीं कर सकती, करती। नहीं, क्योंकि वो चाहकर भी नहीं करेंगी अगर उनमें से कोई चाह भी रहा है। तो आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द वे यू हैव ग्रोन अप, विद द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, विद द वे यू लुक एट थिंग्स, व्हाट आर योर वैल्यूज़, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं। और किसी के दिमाग में तो क्राइम आ ही नहीं सकता, ऐसे भी लोग होते हैं, हम कर ही नहीं सकते, पड़ा रहेगा या बहुत ही वैल्यूबल कोई चीज़ है और मैं अपनी जेब में नहीं रखूँगा क्योंकि मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता किसी और की चीज़। तो ये एक बहुत लार्ज नंबर होता है जो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कहना वाले गलत होगा कि जस्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम अ सर्टन बैकग्राउंड तो उनको हम छूट दे दें, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पर्सन। छूट दे दे मतलब कि चलो चोरी करी तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, नहीं, इट इज़ अ ये वायरिंग मैंने नहीं प्रॉब्लम। कहा। हाँ, ये नहीं मैंने है। वायरिंग ये कहा कि आदमी का मेंटल मेकअप ऐसा होता है, वायरिंग ऑफ द माइंड ऐसा होता है करेक्ट। कि वो कुछ क्राइम करता है, वही अपॉर्चुनिटी किसी और को मिलती है तो वो वाला क्राइम नहीं करता। तो दीज टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, their thinking process is different, that is because their mental makeup is different. तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कौन क्राइम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन करता है, कौन नहीं करता है। एंड लेट अस बी थैंकफुल कि ज़्यादातर लोग क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। अगर ज़्यादातर लोग क्रिमिनल्स होते तो आप और हम यहाँ शायद ना बैठे होते। कम से कम मुस्कुराहट तो हमारी छिन जाती। So true. At times I feel so privileged कि when I first read about the Maslow's hierarchy of needs, कि आपका security and safety, and I felt this is taken for granted कि हाँ safety है तो मेरे आसपास कोई बॉम्ब्स नहीं गिर रहे हैं तो I feel a lot safe। वरना मैं अगर ऐसा जीवन जी रहा होता कि बाहर गन शॉट्स हो रहे हैं, बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, तो क्या ही जीवन होता। सबसे बड़ी सेफ्टी यही होती है कि आपका लाइफ सेफ है, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है कि आपको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। यू हैव छत है आपके सर के ऊपर, आपको प्रोटेक्शन है एलिमेंट्स ऑफ नेचर से, यही तो सब चाहते हैं। और जहाँ नहीं हो पाता है, जहाँ नहीं मिल पाता है, वहाँ जहाँ वांट होती है, जहाँ भूख और भुखमरी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो हमारी सोसाइटी का पूरा अटेम्प्ट यही होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी अटेम्प्ट होना चाहिए कि जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, एक तो वो कम से कम की जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो बहुत कम लोग अमीर हैं और बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो इस वाले रेशो को ठीक किया जाए कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज़ 50% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, एंड nearly 50% of the population of the country has just about 10 or 12%, जो भी उसके स्टैट्स हैं पता नहीं। लेकिन अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहेगा तो एक बहुत बड़ा लेवल डिससेटिस्फाइड रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो इतनी बड़ी सोसाइटी जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री में इतने सारे लोग, जैसे 80 करोड़ लोग तो फ्री में राशन पाते हैं ना हमारे देश में, जो सरकार के मेजर है वो जो फूड सिक्योरिटी वाला। तो अगर हमारे देश में 80 करोड़ लोग सरकार की 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, तो ये पिक्चर कोई बहुत हैप्पी पिक्चर तो है नहीं। 80 करोड़ नंबर मालूम में क्या है? इट इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका पुट टुगेदर।
None of these countries in Africa and Europe can match up to this number of 80 crores. And all of them put together also do not match up the current. So that's what I'm saying कि it's a huge problem in our country. ये चीज़ें अटेम्प्ट अगर कहेंगे, जैसे आप कह रहे थे ना कैसे क्राइम ख़त्म होगा, क्राइम ऐसे ख़त्म होगा कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अमीरों से छीन कर इनको दे दीजिए, बट क्रिएट सच पॉसिबिलिटीज़ कि इस नेशनल वेल्थ का जो हमारे देश की पूरी संपदा है वो किसी एक ही तरफ ना बहती रहे, वो सब लोगों के बीच में बहे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको बराबर दे दो, नहीं, ये संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. लोगों को कम से कम इतना तो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना पेट भर सकें और एक अपने लाइफ टाइम में वो एक अपना घर बना सकें. वो सब करने के लिए हमें क्या करना है, ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए. उससे क्राइम भी कम होगा. आप क्राइम की बात मुझसे कर सकते हैं. When you were sharing this with me, I remembered एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे बिहार में नौजवान युवकों ने ट्रेन रोकी क्योंकि कुछ एग्ज़ाम का इशू हुआ था. एंड आई फेल्ट कि ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कोई ट्रेन में जा रहा है, आपने बिना बात ही रोक दिया. पर उनका आक्रोश अपनी जगह ये है कि अरे हमारा रोज़गार कैसे होगा, उसको जो अपना लाइवलीहुड है उसकी चिंता है. अब वो आक्रोश में आके, इन्फ्लुएंस में आके एज अ मॉब उन्होंने क्या किया वो भी गलत है. लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी कि उनका बैक स्टोरी क्या है, उनका रीज़न क्या है वो चीज़ करने का. वो ये देखिए, इस वाली घटना का मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जो जिस दिन इम्तहान होना था, वो वाला रिक्रूटमेंट होना था, उसके बहुत नज़दीक जाकर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि आपको फ़लाँ जगह पहुंचना है. एक किसी के साथ ये भी न्यूज़ आई थी कि एक ट्रेन इतनी लेट हो गई थी, 24 घंटे या पता नहीं कितने, कि वो उनके पर्चा छूट गया. जो लोग अपेयर होने जा रहे थे, गाड़ी रोक कर बैठने की मजबूरी ये थी कि उन्हें प्लेस एक्स से प्लेस वाई जाना ज़रूरी था और उसके लिए साधन नहीं था. जो लोग ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन कराया, टिकट लिया है और वो सोच रहे हैं कि हम कंफर्टेबली जर्नी पूरी कर लेंगे, उनके भी ज़रूरी काम है इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हुई. ये एक क्राइम था जो इन लोगों ने ट्रेन रोक के ज़बरदस्ती एंट्री उसमें की. ये क्राइम था डेफिनेटली, लेकिन वो मजबूरी के हालात में थे. और वो मजबूरी क्यों क्रिएट हुई? क्या एफिशिएंट रेलवे सिस्टम वुड हैव बीन अ बेटर गुड आइडिया? क्या उनकी जो डेट्स फिक्स की गई थी उसकी डेट की इंफॉर्मेशन पहले से टाइम से पहुंच जाना अच्छा आइडिया था? क्या हमारे यहाँ जो रोज़गार के सिचुएशन है उनको इम्प्रूव करना क्या अच्छा आइडिया था? इस समस्या से निपटने के लिए इट्स ए क्राइम कमिटेड बिकॉज ऑफ अ रीज़न. तो उसका सल्यूशन क्या है कि ये सारे जिन कारणों से ये क्राइम हुआ है वो कारण ख़त्म किए जाए. उन क्रिमिनल्स को गोली नहीं मारी जा सकती. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मुझे एक बहुत ही अलग एक पर्सपेक्टिव मिला अराउंड क्राइम, अराउंड पीपल, अराउंड द ग्राउंड रियलिटीज़ जो आपने खुद देखी हैं लाइफ में और आपके माध्यम से मैं देख पाया एंड बाकी सब लोग भी देख पाए. सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू देवास, थैंक यू सो मच. इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू यू. आई नो जो कुछ आपसे मैंने बात की है वो आपके माध्यम से काफ़ी दूर तक जाएगी, और ये जो बात निकली और जो दूर तक जाएगी उससे आई होप कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा. कुछ लोगों के व्यूज़ इससे अलग हो सकते हैं और कुछ लोग आपको जो कमेंट्स भेजेंगे उसमें हो सकता है मेरे लिए कोई मोहब्बत ना ज़ाहिर करें, लेकिन मेरे दिल की जो बात है वो तो मैं कहूँगा. हमेशा मैंने सोचा कि मैं दिल की बात दिल में दबा के रखूँगा तो क्या फ़ायदा है. दिल बुरा मान जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया देवास. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.